मुझे समझ ना आया कि वाजपेयी साहब कह रहे हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, तो फिर ये इतने कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा गया, भगाया गया? तो मैं तो उससे पहले 10 साल सर्व कर चुका था उस स्टेटमेंट से पहले। अच्छा, कश्मीर में तो कश्मीर। तो मुझे पता था ये कश्मीरियत नाम की चीज़ है नहीं। इफ़ यू लुक एट मी, इफ़ यू आस्क मी, कश्मीरियत इज़ अ वर्ड विच मीन्स हमारी तरह रहना तो रहो, नहीं तो भागो। ये जो कबायली थे उनका बड़ा फंडा क्लियर था। उनको जो कैरेट टांगी गई थी कि आप कश्मीर में जाइए, आप वहाँ की औरतों उठा के लाइए, आप वहाँ की वेल्थ लूट के लाइए, हमें कश्मीर चाहिए, ये सब ले जाओ आप। वी वांट महाराजा लाइव, जिसके अपने साइन करवाने हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो जब उनको ये सब कुछ करना था तो वो तो गाड़ियों के बिना आते नहीं थे। कहते हम गाड़ी लड़कियाँ उठाएंगे तो वापस कैसे भेजेंगे? दिस इज़ एक्चुअली आर्ग्यूमेंट हैपेंड। तो ये जो नरेटिव है कि जो कबाइले आए थे वो मतलब वो उनका जो श्रीनगर तक आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो रेप करते रहे, लूटते रहे, वो गलत है। गलत है। वो नरेटिव क्या है इसका कश्मीर में जो आम लोगों में है? ही इज़ द वन हु सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव कश्मीर। अब एक बंदे ने 6000 कबायली रोक लिए। तो मैं कहता ना कि ये नैरेटिव होता है ना, ये झूठी कहानी नहीं होती, ये कहानी भी ट्विस्ट होता है जो कि नॉर्मल आंखों में नज़र नहीं आता। और बरखा दत्त के इंटरव्यू में मेरा क्या हुआ था कि दे वर ट्राइंग टू शो कि एक तो मकबूल शेरवानी इज़ द ओनली पर्सन हु सेव्ड, ओनली वन पर्सन। सेकेंडली वो जो उसके साथ वाले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वही आज की इंडियन आर्मी की जैक लाई, जो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है। हाँ, ये भी बात बोली जाती है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने शेख अब्दुल्ला खड़ा कर दिया और जब महाराजा थे ही नहीं। और पहला कांड जो 1931 का, जो जिसको हमने सेलिब्रेट किया J&K में 19 अगस्त तक छुट्टी, मार्टियर्स डे। मतलब बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी कि वो जो कांड था 1931 वाला राइटर्स का, उनको मार्टर्स बना दिया इन्होंने। और वो 2020 तक सेलिब्रेट होता था। 2020 में बंद हुआ है। कश्मीरी की प्रॉब्लम ये हुई कि जब 47 में उनकी अपनी राज पाया ना, जब अपना शेख अब्दुल्ला जी प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो उन्होंने उनको लूटा। कश्मीरियों की बैड लक ये है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को J&K में लड़ रही है 1948 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर हुआ था। और 48 की फरवरी में शेख अब्दुल्ला जी स्टेटमेंट देते हैं। और पता है उसका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? नेहरू जी के घर के अंदर। सही तरीके पे चल रहा था। अगर आप ये शेख अब्दुल्ला जी को उठा के वापस चीफ मिनिस्टर ना बनाते 75-76 में, तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं थी। ही सेंट टू रावलपिंडी, सेड ऑल 6 किल्ड, बिकॉज 6 ट्रुप्स थे वहाँ पे, ऑल वुमेन रेप्ड। दिस इज द मोस्ट डिसग्रेसफुल आर्मी मिलिट्री मैसेज एवर पास इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि बारामूला में नन्स का रेप हुआ। बारामूला में जब वो आए, नन्स को मारा गया, कुएं में डाला गया। नॉट अ सिंगल नन वाज रेप्ड। मेरी बुक में आप पढ़ना डिटेल, फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फादर ऑफ द चर्च। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय हिंद। ऑल वेल अरिहंत, फर्स्टली लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर वर्क यू डूइंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और यहाँ पे आने के लिए कर्नल अजय रैना, तो आप अभी तो रिटायर हो गए हैं। हाँ जी। वो लिखना ज़रूरी है, रिटायर्ड 6 साल हो गए। हाँ जी। हाँ, कश्मीर पे जब भी बात होती है तो आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो अथॉरिटी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर को लेके, और मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हम कश्मीर उसको रेफरेंस करते हैं और आपकी भी कंप्लेंट है कि जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर नाम लेते हैं। लेकिन उस पर बहुत सारी बुक्स हैं और मैं चाहूँगा कि एक एक करके हम उसको इन लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस उसको अनपैक करें। तो मैंने जो अभी पढ़ी है वो है नरेटिव्स के ऊपर जो बुक है, कश्मीर नरेटिव्स। उसमें आपने जिस तरीके से एक एक नरेटिव जो पॉपुलर इमेजिनेशन में आ गया है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मैं कहूँगा कश्मीर में खासकर, बल्कि देश में भी पॉपुलर जो इमेजिनेशन है, इंटेलिजेंसिया है, थिंक टैंक्स हैं, उनमें ये सब एक्सेप्टेड विजडम है कि ये तो है ही। इसके बाद इस पे बात करते हैं अब क्या हुआ था। बल्कि आपने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम शुरू से कर लेते हैं कि 1947 से ही शुरू कर लेते हैं, बल्कि हालांकि कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। बट नैरेटिव्स ये जो हैं आपने, ये किस तरीके से आपने क्या प्रोसेस रहा आपको ये नैरेटिव्स करने का, और ये आइडिया कैसे आया? देखिए अरिहंत, मैं फ़ौजी हूँ। ये यूक्रेन की वॉर को आप छोड़ दो अगर, तो लड़ाइयाँ बड़ी दूर दूर होती हैं आजकल, सालों में, कभी डिकेड्स में, पर वॉर ऑफ नैरेटिव्स चलती रहती है। और एंड ऑफ द डे इट इज़ वॉर ऑफ नैरेटिव्स विच एक्चुअली मेक्स। यूक्रेन वॉर भी तो नैरेटिव पे शुरू हुई ना। तो आपने जो सही बात की कि नॉट इवन कश्मीर, इवन जम्मू में भी लोग मानते हैं इन नैरेटिव्स को। तो मैं एज अ फर्स्टली आई हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग जम्मूआइट, डोगरा, और हिस्ट्री में रुचि थी।
तो जब खोलने लगे, खंगालने लगे, तो बोला यार ये तो सब कुछ ही मैं खुद बिलीव करता था ये सब कुछ एक्चुअली। मैं कहा यार ये थोड़ा एक ड्यूटी बनती है कि जाने से पहले एक दे के जाएँ वापस सोसाइटी को। कोई पढ़े, जब भी पढ़े, एटलीस्ट जो भी पढ़े उसको दिमाग क्लियर हो। पीपल कैन कंटेस्ट इट बट दे कांट रिफ्यूट इट। ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ, जो मैंने लिखा है इस एविडेंस बेस्ड। तो आज तक किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इसके ऊपर, कोई मेरे ऊपर केस नहीं हुआ। मुझे बोला क्या था केस होगा तेरे ऊपर, नहीं हुआ। नहीं, मेरे को भी ये हिस्ट्री जो है उसमें से काफ़ी एस्पेक्ट्स अभी पता चले मुझे जब इकबाल चंद मल्होत्रा जी के साथ हमने किया था कॉन्वर्सेशन। तो मुझे लगा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे थे, हमारे लीडर्स क्या कर रहे थे, जिनको पता ही नहीं था कि कुछ और ही गेम चल रहा है और हम बस प्यादे हैं इसमें। तो ये जो आपको पहला कब लगा कि एक नैरेटिव जब आपको लगा कि यार ये कैसे थे, ये तो मैं ऐसे बिलीव करता था, अब ये तो असलियत तो ये है। असलियत तो धीरे धीरे पता लग गई थी जब कश्मीरियत ज़्यादा होने लगा। मुझे समझना आया कि वाजपेयी साहब कह रहे हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, तो फिर ये इतने कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा गया, भगाया गया। तो मैं तो उससे पहले 10 साल सर्व कर चुका था उस स्टेटमेंट से पहले। अच्छा, कश्मीर में तो मुझे पता था ये कश्मीरियत नाम की चीज़ है नहीं। तो जब ढूंढनी शुरू की तो पता चला कि ये वर्ड जो है कश्मीरी लिटरेचर में कहीं है ही नहीं। यू सी, इंडिया में जितने भी हमारी कम्युनिटीज़ या रीजन्स हैं उसमें सबसे लंबी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कश्मीर की है। कलन से स्टार्ट होती है और अगर आप उसको डेट से देखोगे तो पूरी जब से कश्मीर बसा है एटलीस्ट 2000 सालों की 2300 पूरी हिस्ट्री है 2023 सालों की, उसमें कश्मीरियत नाम का लफ्ज़ ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। तो फिर जब ढूंढा तो पता चला कि जब इंदिरा गांधी जी शेख अब्दुल्ला को वापस लाई थी, पहले नेहरू जी ने शेख जो अंदर डाला, कश्मीर शेख अब्दुल्ला को भूल गया, दे फॉरगॉटन बिकॉज यू आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पॉलिटिशियंस। देन वी हैड गुड वेरी गुड दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद, प्रो इंडियन। तो एक सिलसिला चल पड़ा जबकि पूरा लहर चेंज हो गई सडनली पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण। इंदिरा गांधी जी ने अकॉर्ड किया। क्या पॉलिटिकल कंपल्शन की पावर लेनी है ना JNK की। और वो किस पार्टी में थे? शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे ये बेसिकली शेख अब्दुल्ला के पार्टी के थे। अच्छा। लेकिन डायनामिक्स चेंज होती रही, आइडियोलॉजी चेंज होती रही। तो इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को, जिसको इंदिरा गांधी के फादर ने देश निकाला दिया हुआ था, जो कि उसका खास दोस्त था, पहले दोस्त था, हाँ। बाद में उसको अरेस्ट किया गया और उसको साउथ इंडिया भेज दिया गया एंड उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया विदाउट अ सिंगल सीट ऑफ हिज ओन पार्टी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस फ्रॉम आउटसाइड। ये भी यूनिक चीज़ें इंडिया में होती हैं कि एक चीफ मिनिस्टर है जिसकी अपनी पार्टी की सीट नहीं है और जो देश से निकाला हुआ था, अब उसको वापस लेके आए और आपने उसको ऊपर से सपोर्ट दी। उसने क्या किया, पहला काम 2 साल में इलेक्शंस हुए, केम बैक विद फुल मेजॉरिटी एंड 870 हिंदू नाम थे जो कश्मीर में हिस्टोरिक नेम्स थे संस्कृत वाले, उनको चेंज करके अनंतनाग को इस्लामाबाद, फलाने को फलाना वो कर दिया। अच्छा, तब हुआ था? जी। जब ये हुआ उसके साथ ये एक चला कि कश्मीरियत वर्ड आप करिए टू शो वी आर वेरी टॉलरेंट। नाउ हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। अभी आप इस शेख अब्दुल्ला साहब की हिस्ट्री देखिए। उन्होंने जो पहली पार्टी बनाई थी जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाई थी महाराजा के ख़िलाफ़, उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। फिर उनको लगा यार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि बाकी तो साथ आएंगे नहीं, तो उन्होंने बना दी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहती रही हमने पाकिस्तान जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती रही हमें आज़ादी चाहिए। तो बेसिकली ही न्यू कि इस जो सेकुलरिज्म कह लो, जो भी कैसे खेलना है, तो ये कश्मीरियत की गेम खेली गई। और हमारी पूरी इंटेलिजेंसिया, जैसे आपने कहा, लीडरशिप, उसको तो छाती ठोक के कहते हैं कश्मीरियत। इफ़ यू लुक एट मी, इफ़ यू आस्क मी, कश्मीरियत इज़ अ वर्ड विच मीन्स हमारी तरह रहना तो रहो, नहीं तो भागो। जब तक यहाँ रहोगे, हमारे रूल और हमारी मर्ज़ी के अनुसार रहोगे, यू आर मोस्ट वेलकम। और उसकी झलक आपको दिखी होगी कि टूरिज़्म अफेक्ट नहीं हुआ। हम कहते रहे टूरिज़्म, जब पीक पे थी टेररिज्म, किसी टूरिस्ट को नहीं मारा गया, सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था अमरनाथ यात्रा का, अगर आपको याद होगा। तो उसमें भी तो रिलीजियस वाला एंगल ही होगा, बस वो एक हुआ ना। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री 88 से लेके आज तक कितने साल हो गए, 35 ईयर्स की टेररिज्म है। इस हिसाब से तो टूरिस्ट हर साल आते रहे। आज 1.5 करोड़ आ रहे हैं, इतने तो नहीं आते थे। अमरनाथ यात्रा हर साल होती रही, लेकिन 1-2 लाख टूरिस्ट चलता रहा। इट नेवर ड्राइड अप। तो मरे कितने? एक वो अटैक हुआ था, एक पत्थरबाजों का सिर पे पत्थर लगा था। अगेन बेचारा मुस्लिम लड़का ही था, बाहर साउथ से आया था, हैदराबाद से। ही गॉट हिट विद अ स्टोन। सो बेसिक ये है कि आप आओ, स्पेंड हेयर एंड गो बैक विदाउट सेइंग एनीथिंग टू अस, यू आर वेलकम। और यही फिलासफी उन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ लगाई, कश्मीरियत वर्ड यूज़ करके कि भाई इफ़ यू वांट टू से कि हम इंडियन हैं। कश्मीरियों ने ये थोड़ी कहा हम एंटी मुस्लिम हैं, ऐसा तो कल्चर था ही नहीं वैली में।
इंडिया में कहाँ ऐसा कल्चर है एंटी मुस्लिम, ये तो लोगों के पॉलिटिशियन कहानी है। ग्राउंड पे तो इकट्ठे रहते थे, सिर्फ ये कहते थे कि हम वी आर विद इंडिया। कश्मीरी पंडित से यही कहते थे वी आर विद इंडिया। और उनको तो मारा गया भगाया, जिन मुस्लिम्स ने कहा हम इंडिया के साथ हैं, उनको भी ठोका गया। सो ये एक फार्स है। तो इसमें मेरे को एक ट्रिगर मेरे दिमाग में काफ़ी देर चलता रहा। फिर मेरा का इंटरव्यू है, एक बड़ी फेमस इंडिया की न्यूज़ रिपोर्टर हैं बरखा दत्त जी। उसमें जब मैंने देखा कि क्या पेला जा रहा है उसके अंदर, बड़े बड़े ये रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट थे मेरे साथ, दो जिनको अथॉरिटी, मैं नाम नहीं लूँगा उनके। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश है यार। सो आई सैट डाउन। मैंने बुक के एंड में लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ ट्रिगर लाइज इन दैट इंटरव्यू विच आई हैड विथ मिस दत्त। तो उसमें आर्ग्यूमेंट मेन क्या था उनका? वो ये था कि जब 47 में कश्मीर में आए हैं पाकिस्तानीज़, जो कि 10% ऑफ देम वर रेगुलर आर्मी पीपल हु आर शोन ऑन छुट्टी एंड 90% वर कबायलीज। जब वो आए तो उनको रोकने का काम कश्मीरियों ने खुद किया। जब आपने ये नैरेटिव चला दिया कि कश्मीर ने अपने आप को डंडे उठा के जो हाथ में आया, लेडीज़ भी चल पड़ी, तो आपने क्या किया, आपने कश्मीरी की जनरेशन, और उस स्टोरी को उन्होंने टेक्स्ट बुक में डाला। एक हीरो पैदा किया मकबूल शेरवानी। अच्छा। कि उसने खड़े होके, बिकॉज उसको मारा था बड़ी बुरी तरह, सूली चढ़ाया था बारामूला में, कील मारे थे उसकी बॉडी पे, उसकी मैं बात करते हैं। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को बताया कि भाई जब हम पे अटैक हुआ ना तो इंडिया बचाने आया, इंडिया बचाने नहीं आया, ना डोगरा का राजा हमें बचाना आया, और हमने खुद ही लड़े, खुद ही मरे और खुद ही पाकिस्तानियों को भगाया। जबकि फैक्ट ये है कि 22 अक्टूबर 47 को जब मुजफ्फराबाद में वो आए और हमारे अपने ट्रुप्स उनके साथ मिल गए बिकॉज ऑफ सेम फेथ, तो 22 तारीख को वहाँ पे जो 10-12 बचे थे, सीओ साहब थे उनके, कर्नल समयाल, नारायण सिंह समयाल, उन्होंने पूरा दिन, वो 10-12 लोग थे हेडक्वार्टर में, उन्होंने उनको रोक के रखा। इन द सेंस कि उन्होंने, लोकेशन ऐसी थी, मुजफ्फराबाद और इधर दुमेल करके जगह है, बीच में ब्रिज है। हेडक्वार्टर दुमेल में था, मुजफ्फराबाद में कंपनीज लगी हुई थी, तो ब्रिज के साथ ही था। तो इफ़ दे वर टू प्रोसीड टू फर्दर टू उरी, बारामूला एंड श्रीनगर, दे हैड टू क्रॉस दैट प्लेस। तो उनका पूरा दिन उसमें लग गया। और उसी दिन 22 को ब्रिगेडियर जिंदर सिंह 50-60 बंदे इकट्ठे करके, धोबी, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, जो मिला, जहाँ से भी मिला, महाराजा की गार्ड से लेके, नाउ ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स दैट साइड टू स्टॉप दम। 23 तारीख की सुबह, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई हर दिन में, एक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, जहाँ वो पीछे आते गए और उनको रोकते गए। 26 और 27 की रात को 2 बजे ब्रिगेडियर जिंदर सिंह वाज फाइनली, ही टोल्ड हिज पीपल गो, कुछ बचा ही नहीं था, एंड उन पे रिवॉल्वर लेके वो बैठे पुल के नीचे, बिकॉज महाराजा का हुक्म था, विल फाइट लास्ट मैन लास्ट राउंड, ही सेड आई विल द लास्ट मैन। नाउ दिस हैपेंस एट 2:33। उससे पहले उड़ी का ब्रिज उड़ा दिया गया था 23 को, तो उनके गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। ये जो कबायली थे उनका बड़ा फंडा क्लियर था, उनको जो कैरेट टांगी गई थी कि आप कश्मीर में जाइए, आप वहाँ की औरतों उठा के लाइए, आप वहाँ की वेल्थ लूट के लाइए, हमें कश्मीर चाहिए, ये सब ले जाओ आप, वी वांट महाराजा लाइव, जिसके अपने साइन करवाने हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो जब उनको ये सब कुछ करना था, तो वो तो गाड़ियों के बिना आते नहीं थे, कहते हम गाड़ी लड़कियाँ उठाएंगे तो वापस कैसे भेजेंगे। दिस इज़ एक्चुअली आर्ग्यूमेंट हैपेंड। जैसे नो, हम तो बारामूला से आगे तब जाएंगे जब गाड़ियाँ आएंगी। तो लकली उनके लिए, लकली 27 की सुबह 5:30 बजे एक शेवरले गाड़ी आती है, ओपन कार, बारामूला की फर्स्ट व्हीकल टू एंटर बारामूला एट 5:30, अराउंड 6 और 5:30 के बीच में, अर्ली मॉर्निंग ऑन 27 अक्टूबर। 3 घंटे के बाद इंडियन आर्मी लैंडेड अप इन श्रीनगर एयरपोर्ट 9:30, एंड दैट इंडियन आर्मी जो कर्नल राय थे, वो 2 बजे बारामूला के सामने पहुंच गए। बारामूला पहुंच गए आगे जाके, उनको भी ऑर्डर था एयरपोर्ट बचाओ, बट इस सेट कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो क्या करूँगा 100 बंदों के साथ। ही टुक हिज मैन एंड इवेंट। अगले दिन वो शहीद हुए। तो वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। तो ये जो नरेटिव है कि जो कबाइले आए थे वो मतलब वो उनका जो श्रीनगर तक आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो रेप करते रहे, लूटते रहे, वो गलत है। गलत है। मैं इस बुक में भी है और बुक्स में भी लिखा है। देखिए, मैं तो भी आपको डेट लाइन बता रहा हूँ कि 27 तारीख की सुबह वो बारामूला पहुँचे हैं। जो प्लंडर हुआ ना टाउन, जिसको बड़ी बुरी तरह से, जो कि अनअवेयर था कि कुछ होने वाला, वो था मुजफ्फराबाद। सिख पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ब्रिज के ऊपर खड़े करके ना गोलियां मार मार के बंदों को दरिया में फेंका, लेडीज़ को उठा के ले गए। पूरा दिन उन्होंने मुजफ्फराबाद को प्लंडर किया। उसके बाद जो मेजर टाउन था, उरी वॉज वेरी स्मॉल, उसका मेजर टाउन था बारामूला की सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन वॉज अबाउट 15,000। लेकिन ये जो 4 दिन बैटल चलते रही, 22, 23, 24, 25, इन दिनों जो रिफ्यूजी वहाँ से बच के आते रहे भाग भूग के, उनके कारण यहाँ की हिंदू नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ने
पलायन करना शुरू कर दिया था। दे वर मूविंग टूवर्ड श्रीनगर। उरी वाले बेचारे नहीं निकल सके, उनका वहीं पे मारा। मुजफ्फराबाद में कोई बचा ही नहीं, बीच में गांव थे, गढ़ी गुड़ी वो सब बर्बाद हो गए। तो जब निकलने लगे तो जो लोकल जो तब टांगे चलते थे वो टैक्सीज 2 उन्होंने रेट बढ़ा दी। जैसे 1 रुपया टिकट थी तो 100 रुपये टिकट कर दी। एक्सप्लॉयटेशन हर जगह होती है। तो पीपल हु हैड मनी एंड सोर्सेज दे गॉट अवे। देयर वर मैनी हु कुड नॉट गेट अवे बिकॉज घर में गाय बांधी है, उसको कौन देखेगा। जो हमारे फिलासफी है लाइफ में कि आप गाय को लेके नहीं जा सकते, गाय प्रेग्नेंट है। देयर वाज अ केस लेडी सेड आई कांट लीव माय प्रेग्नेंट काउ, शी इज गोइंग टू डिलीवर। देन देयर वर फ्यू पीपल हु आर सिक, आई एम बीमार थे। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉन मुस्लिम्स। So the percentage of non-Muslims left in Baramulla out of 15,000 was very less. Nevertheless, when they came, they plundered Baramulla. बट उनको प्लंडर करने के 3 घंटे के अंदर अंदर आर्मी, इंडियन आर्मी आके सामने खड़ी होगी। तो उनकी जो फाइटिंग कंपोनेंट है लड़ाई में बिजी हो गया। बट दे वर 6,000 ऑफ देम, 6,000 थे। तो उनको वहाँ से 7 नवंबर तक उनको श्रीनगर पहुँचने में 7 नवंबर फ्रॉम 27th, तो 10 days द फाइट वॉज हैपनिंग बिटवीन बारामूला एंड श्रीनगर। उन 10 days में वो प्लंडर करते रहे बारामूला, बिकॉज आगे एडवांस नहीं हो पा रहा था। 6,000 के 6,000 तो इकट्ठे लड़ नहीं सकते। और इंडियन आर्मी तो 27 को ही आ गई थी बारामूला। 27 को आई थी। हाँ 27 को दोपहर को जब आमने सामने हुए तब तो खबर ही नहीं थी ना। इनको बोला वो रेडर आए, माउंटबेटन साहब ने बोला नेहरू को कुछ सब रेडर्स हैव कम। रेडर वो होता है जो आता है और कबड्डी की तरह हाथ लगा के चला जाता है। उसको कबड्डी की गेम में रेडर होता है ना, अंदर थोड़ी घुस के आगे बैठता है। तो रेडर्स का वाला भी ये तो नो, दे वर नॉट रेडर्स, दे वर इन्वेडर्स। वो इन्वेडर्स थे जो केम विद द प्लान, जो कि साइन किया था जनरल मसरवी ने 18 अगस्त को, जब पाकिस्तान के पैदा होने के 3 दिन के बाद। इट वॉज अ ब्रिटिश प्लॉय। तो बारामूला प्लंडर हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियन आर्मी स्टॉपिंग देम। उससे पहले बचा रहा बिकॉज ऑफ डोगरा आर्मी फाइटिंग फॉर 4 days। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने रोका तब तक बारामूला उनके हाथ में आ चुका था। तो वो वहाँ पे पहले उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को तंग किया, बाद में मुस्लिम्स को भी तंग करना शुरू कर दिया, उनकी लेडीज़ को भी तंग किया, लूटा फूटा। तो ये जो डिले हुई है फ्रॉम 22nd to 27th October was because of Dogra army fighting under their chief who died. From 27th till 7th November जब उनको पीट के भगाया गया शलातंग से, it was because of Indian army standing in front. उसके पानी का फ्लो रुकने के कारण बारामूला में जो पानी का फ्लो इकट्ठा हुआ इनका, उन्होंने उस जैतियाँ की, कोई डाउट नहीं। बट कोई ये कहे कि बारामूला को लूटते रहे 3 दिन इसलिए कश्मीर बच गया, तो ये बताओ ना ये टाइम लाइन। अगर इसको एनीबडी कैन कंटेस्ट व्हाट आई एम सेइंग कि 22nd बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद, 23rd बैटल ऑफ गढ़ी। बैटल ऑफ गढ़ी तो किसी ने सुना ही नहीं। 60 बंदे, 6,000 उस तरफ। वी टॉक ऑफ सारा गढ़ी, वी टॉक ऑफ सो मेनी बैटल्स। इट वॉज अ बैटल फॉट ऑन अनफेवरेबल ग्राउंड बिकॉज ये इधर से जा रहे थे ब्रिगेडियर साहब 60 बंदों के साथ, उधर से वो आ गए, एक मोड़ काटा, आमने सामने हो गए। तो यू डिडंट हैव टाइम टू डिग ट्रेंचेस, यू डिडंट हैव टाइम टू पिक अप अ प्लेस वेयर यू कुड डोमिनेट, एंड दे हेल्ड ऑन फॉर 1 full day। उसमें 30 की पूरी प्लाटून शहीद हो गई, 30 बंदे मारे गए, World War II वेटरन्स थे। तो आप उसको जब उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो 22 को मुजफ्फराबाद, 23 को बैटल ऑफ गढ़ी, 24 की सुबह आपने उड़ी का ब्रिज उड़ा दिया तो गाड़ियाँ आ ही नहीं सकी। ब्रिज उड़ा दो पहाड़ में, आज भी कुछ भी नहीं। अभी हिमाचल में बह रहे हैं ना ब्रिज, अभी कहते हैं 3 महीने में ठीक होंगे। तो आप क्या कह रहे हो, गाड़ियाँ उड़ के आ गई बारामूला। एंड उरी से बारामूला यू कांट रियली जस्ट कम, दे स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग। और बारामूला जब बोलते हो ना आप, ये सिम्बॉलिक है। व्हेन वी से बारामूला, बेसिकली एरियाज अराउंड बारामूला, गांव थे काफ़ी सारे हिंदू डोमिनेंट, उनको ना बड़ी बुरी तरह से प्लंडर किया। बट दैट वाज नॉट द रीज़न फॉर डिले। छोटा जो नैरेटिव लिखते हैं ना, वो छोटा ट्विस्ट डालते हैं इतना बड़ा नहीं डालते। बट ये तो मेन स्ट्रीम में है ना। तो आई चैलेंज एनीबडी, आपके पॉडकास्ट के भाई मेरा अपना ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर दे देना, आप कोई बात कर ले मेरे साथ। और वो लड़के की जो बात हुई थी जिसको मकबूल शेरवानी, मकबूल शेरवानी ने क्या किया था, जिन्ना जब JNK में आया था, ही आई थिंक केम इन 45 और 44 और 45 बिफोर इंडिपेंडेंस। तो शेख अब्दुल्ला के साथ उसका कॉमन जलसा हुआ। वो पहले जम्मू में आया, वहाँ से कश्मीर गया। जलसे में जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसकी सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बिकॉज JNK वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। सो यहाँ पे मुस्लिम लीग, कांग्रेस वगैरह कोई भी नहीं था, दे वर नॉट अलाउड। सो दे हैड मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला की अपनी थी किसी ज़माने में, विच वॉज प्रो मुस्लिम लीग, एंड शेख अब्दुल्ला वॉज एंटी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो जिन्ना ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर शेख को बोला, तेरे बंदे बदमाश हैं, तू भी गुंडा है, तेरे साथ वाले भी गुंडे हैं। ही इंसल्टेड, हाँ इंसल्टेड हिम। पर शेख अब्दुल्ला की इतनी औकात नहीं कि जिन्ना के आगे मुंह खोल दे, तो वो चुप करके जहर पी गया। मकबूल शेरवानी वॉज वेरी क्लोज टू शेख अब्दुल्ला। कई लोग कहते हैं उसका डिप्टी था, फिर कहते हैं 18 साल का था। शक्ल से तो 18 साल का नहीं लगता, फ़ोटो देखेंगे। बेसिकली मैवरिक था,
था, वो दिलेर था और बहुत सेकुलर था. वी मस्ट ग्रांट हिम हिज ड्यू. ही वाज वेरी सेकुलर. ही वॉज मोर सेकुलर दैन शेख अब्दुल्ला. शेख अब्दुल्ला कहता था मैं सेकुलर हूँ, बट ये एक्चुअल सेकुलर था. तो जब जिन्ना बारामूला पहुंचा आफ्टर इंसल्टिंग शेख अब्दुल्ला, बारामूला में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत होल्ड था. तो उन्होंने बड़ा रैली ऑर्गेनाइज की. मकबूल शेरवानी रैली से निकला, जूतों का हार उसने जिन्ना के गले में डाल दिया. वाह. और उसे जब मारने लगे, जैसे हमारे नहीं आके इंक विंक फेंकते हैं मुंह के ऊपर, उसने जूते का हार डाले, जिन्ना के गले में हार डाले जूते का. तो ही जंप्ड इनटू बारामूला झेलम रिवर. लोग उसको मारने दौड़े. वहाँ एक बोटमैन था, उसने उसको रेस्क्यू किया. और उल्टा तब वैसे बारामूला से श्रीनगर में ट्रैफिक पहले झेलम पे चलती थी, रोड बाद में रोड बन गई थी उस टाइम पर. एक ट्रेडिशन था, वो उसको लेके श्रीनगर आ गया. व्हेन दीज गाइज केम दे वर लुकिंग फॉर हिम, कि वो बंदा चाहिए जिसने जिन्ना साहब के गले में, हमारे कायदे आजम के गले में जूतों का हार डाला. तो इट्स अ बिग इंसल्ट. ये डॉक्यूमेंटेड है कि वो चाहते थे उससे मिलना. या वाई वाज ही किल्ड. सी बहुत सारे मुसलमान थे कश्मीर में. ये तो क्लियर था. जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, जो मैं कह रहा हूँ ना, बारामूला में उन्होंने मुसलमानों को भी मारा, उनकी लेडीज़ को. वो किनको मारा? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो थे एक्टिविस्ट. इसका स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया गया? बिकॉज दे न्यू हु वॉज द लीडर ऑफ दैट कॉन्टिजेंट विच केम इन टू कश्मीर वॉज जो उनका जो मेजर खुर्शीद वॉज लीडर ऑफ मुस्लिम लीग गार्ड्स. ही वॉज एक्स आर्मी ऑफिसर, ASC का था, फौज छोड़ दी. तो वो तो जिन्ना का भगत था, जिन्ना के मुस्लिम लीग का वो आर्म्ड विंग का प्रेसिडेंट था. सो दे ऑल न्यू. सो व्हाट हैपन, जब इनके हाथ पकड़ा गया, पकड़ा कैसे गया? जब ये सब वहाँ से मार कुटाई शुरू हुई, सब कश्मीरी पंडित्स को, सिखों को मारा गया, तो ये आके गांव-गांव सोपुर वगैरह में घूमता रहा. बोला डोंट वरी, हम लोग हैं, हम आपको बचाएंगे. आप हिंदू हो, हम मुस्लिम, हम भाई भाई हैं. जैसे सेकुलर था. तो जो घूम रहा था ना, एक BMW बाइक किसी के लिए रखी थी उसने लोन पे, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गार्डर्स ने उसको रात को एम्बुश किया. अब खाली हाईवे है, लड़ाई का टाइम है, कोई गाड़ी नहीं चल रही. सडनली एक BMW रात को रोड पे आ रही है पटन के आगे. पता यही है, पकड़ लिया. तब BMW थी कितनी, इंडिया में कितनी थी, कश्मीर में कितनी होंगी बाइक. उसको पकड़ कर उनके हवाले किया. नाउ दैट ही हैड, नाउ इफ़ यू आस्क मी कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है टू से कि उसको जिन्ना के अगर, नो, बट द वे ही वॉज ट्रीटेड देयर आफ्टर, उसको उन्होंने सूली चढ़ाया जीसस की तरह और कील मारे उसकी बॉडी में. एंड फिर उसको ही वाज शॉट एंड ही वाज केप्ट देयर हैंगिंग इन द मेन चौराहा. इंडियन आर्मी ने जाके 7 नवंबर को उसकी बॉडी को उतार के उसको बरील करवाया था. तो नैरेटिव क्या है इसका कश्मीर में जो आम लोगों में है? ही इज़ द वन हु सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव कश्मीर. अब एक बंदे ने 6000 कबायली रोक लिए. तो मैं कहता ना कि ये नैरेटिव होता है ना, ये झूठी कहानी नहीं होती, ये कहानी भी ट्विस्ट होता है जो कि नॉर्मल आंखों में नज़र नहीं आता. एंड फिर आपकी मेमोरी में, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, नेशनल मेमोरी में वो, जैसे आपने कहा, सब ये बिलीव करते हैं. पर वही तो कैच. इसकी फिर कहानी टेक्स्ट बुक में डाली गई कश्मीर में, टेक्स्ट बुक में. तो वो जनरेशन जो पढ़ी है, जो हमारी, मेरे से थोड़े सीनियर हैं जो मेरे, आप पढ़ के देखिए, मेरे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं यार कि यार वो तो उसने कश्मीर बचाया. तो फिर जाके बाद में शेख अब्दुल्ला जब आया तो उसने उसकी कहानी वो निकाली बुक से. और जब जनरल जिया का क्रैश हुआ, देखो कहाँ से कहाँ जुड़ता है. मतलब वो तो उसकी वजह से ही मरा है. प्यार थोड़ी था उसके साथ. दे हैड क्रिएटेड ए हीरो. और बाय द वे ऑर्डर इंडियन आर्मी को शायद दिल्ली से ही आए थे कि उसको अच्छी मेमोरियल वगैरह बना दो. बस इतने लोग मारे गए थे, हिंदू मुस्लिम सारे मारे गए थे. बट ही वॉज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट बोथ बाई इन्वेडर्स एंड बाई अस. सो आज भी 2 साल पहले उसका स्टैचू अनवील किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा विद द प्लैग ए सेवियर ऑफ कश्मीर. तो मैं इनको कहता हूँ यार ये मत करो, इस जनरेशन को गलत पट्टी मत बढ़ाओ. यू टेल दम ये हुआ था. नाउ वेदर दे ट्रीट हिम एज अ हीरो. तो उससे यही होता है ना कि जब आप गलत पढ़ाते हो, जब आप ये नहीं बताते हो कि इंडियन आर्मी की वजह से हुआ या महाराजा के लोग थे उनकी वजह से रुके वो, तो आप उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया. कोई भी सिंपैथी जो क्रिएट हो सकती थी पॉजिटिव, वो नहीं हुई. और आपने अपने ही लोकल रेजिस्टेंस का हवाला दिया कि हम खुद ही थे जो खड़े हुए और ये लोकल हीरोइज्म का पार्ट पढ़ाते. एक फोटो है बड़ी फेमस, आप कश्मीर में कभी सर्फ कीजिए, 48 की, नेहरू साहब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, लेडीज़ खड़ी हैं राइफलें पकड़ के. 1948 जून 1948 आई थिंक. और कबायलीज़ को तो 7 नवंबर को तो दफ़ा कर दिया था कश्मीर से. 10 नवंबर को उरी से भगा दिया था उनको. PR किया था फोटो शूट. 48 में फ़ोटो खींची गई. उसको लोग दिखाते हैं, देखो हमारी लेडीज़ लड़ी हैं. देयर वाज अ लेडी, दे क्रिएटेड ए फोर्स. जब पता था मर जाएंगे क्या करेंगे, दे डिसाइडेड टू फाइट बैक, बट दे नेवर फॉट बैक. और बरखा दत्त के इंटरव्यू में मेरा क्या हुआ था कि दे वर ट्राइंग टू शो कि एक तो मकबूल शेरवानी इज़ द ओनली पर्सन हु सेव्ड हर, ओनली वन पर्सन. सेकेंडली
वो जो उसके साथ वाले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वही आज की इंडियन आर्मी की जैक लाई, जो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है। हाँ, ये भी बात बोली जाती है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जब रिसोर्सेज बड़े कम थे, इंडिया हैड जस्ट गॉट इंडिपेंडेंट और साथ में अटैक हो गया, तो लोकल जहाँ जहाँ पे आर्मी पहुँची वहाँ लोकल उन्होंने एक मिलिशिया खड़ी की, लोकल वॉलंटियर्स। सबसे आगे थे ब्रिगेडियर उस्मान, जो हमारे हीरो हैं महावीर चक्रा। उन्होंने नौशहरा में बाल सेना खड़ी की, 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चों को यूज़ करते थे। मैसेंजर रेडियो सेट नहीं थे ज़्यादा, तो यहाँ से वहाँ कम्युनिकेशन के लिए वो बाल सैनिक आज भी हैं। अच्छा। अनदर बुक आई हैव द फोटोग्राफ, वन ऑफ दम इज अलाइव एंड ही गॉट शौर्य चक्रा, दैट बाल सेना गाय। ही लेटर ऑन जॉइंड जैक लाई, रिटायर्ड। आफ्टर रिटायरमेंट इन ओल्ड एज ही किल्ड अ टेररिस्ट अपने हाथ से। ही गॉट शौर्य चक्रा एज अ सिविलियन। ही इज़ नाउ 90+। तो ब्रिगेडियर उस्मान क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड बाल सेना। पुंछ में फंसे हुए थे, ब्रिगेडियर प्रीतम थे, ही क्रिएटेड पुंछ स्काउट्स। लोकल्स को साथ में लिया। छंप में छंप स्काउट्स बने, ले स्काउट्स, नुब्रा स्काउट्स, तो हर जगह स्काउट्स बने। एंड ऑल ऑफ देम फॉट अलॉन्ग साइड, मरे हैं उसमें लोग। तो जैसे लड़ाई खत्म हुई, उनको सबको एब्जॉर्ब करके जैक लाई बनाए। कश्मीर में ऑर्डर्स केम नॉट टू टेक एनी ऑफ दिस वॉलंटियर्स इनटू बैटल। दिस इज रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ MOD, बैटल इन कश्मीर। उसका क्या रीज़न है इज़ नॉट नोन, क्यों ऐसा ऑर्डर स्पेसिफिकली कश्मीर के लिए आया। वन रीज़न कुड बी कि कश्मीर जब वो आए थे और जब उनको भगाया गया, वहाँ निकाला गया, सबसे पहले कश्मीर खाली हुआ ना, उसके बाद जम्मू वाले एरिया वही पाकिस्तान के अंदर। POK ही गलत है, POJ कश्मीर का कोई हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं है। बारामूला का कश्मीर है ही नहीं, तो जम्मू के हिस्से पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है। तो इन चीज़ों को बाद में टैकल किया गया, वहाँ से उनको भगाने का काम बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले कश्मीर खाली कराया गया, तो उसके बाद ये ऑर्डर्स आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स है, DP दर वगैरह, दे यूज टू गो एज गाइड्स विद इंडियन आर्मी, रास्ता दिखाने के लिए। बंदूक लेके कोई कश्मीरी नहीं लड़ा, ये तो रिकॉर्डेड है। और आप ये क्लेम करो कि उन्होंने जिन्होंने कश्मीर बचाया था पहले, मकबूल शेरवानी और उसके जो वो सारे जैक लाई का, नो, जैक लाई वॉज क्रिएटेड ऑफ ऑल द स्काउट्स विच और फ्रॉम छम, पुंछ, रजौरी, नौशहरा, लेह लद्दाख, सबको मिला के जैक लाई यूनिट्स, जैक मिलिशिया बोला गया उनको। बाद में व्हेन दे प्रूव देयर मेटल अगेन, देन दे वर कन्वर्टेड इनटू रेगुलर आर्मी यूनिट कॉल्ड जैक। मेरे को एक शौक लगा था ये दो चीज़ें, जब हम इकबाल जी से बात कर रहे थे ना, तो 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 और 31 में, तो मुझे लगा कि ये शेख अब्दुल्ला आया कहाँ से। तो उसमें मुझे पहली बार जब उनकी बुक पढ़ी और बात की, तो उनसे पता चला कि ये तो उन्होंने, अब हरी सिंह जो थे महाराजा, वो तो उनका प्रोजेक्ट था कि इनको बना देते हैं, ब्रिटिशर्स का था कि इनको बना देते हैं, हमारी बात मानेंगे। लेकिन फिर वो थोड़ा अपने इंडिपेंडेंस दिखाने लगे, जैसे कि सभी डोगरा रूलर्स के साथ हुआ, तो उन्होंने खड़ा कर दिया शेख अब्दुल्ला को। ये तो मेरे को पहली बार पता चला कि इनको खड़ा ही उन्होंने किया था। फैक्ट है। और अगर आप कश्मीर में जो ट्रेस करो, अगर आप कि जो एंटी इंडिया कह लो, जो आज़ादी का जो कीड़ा है, ये पता कब शुरू हुआ? 1925 में। 1925 में महाराजा हरी सिंह बिकेम अ न्यू रूलर। उस टाइम जो मुस्लिम वेल ऑफ फैमिलीज थी, ये ना कीड़े वेल ऑफ फैमिलीज को काटते हैं। जिसको रोजी रोटी का रोज़गार हो ना, जैसे खाना खाना शाम को फैमिली, उसको ये आइडिया नहीं आते अजीब अजीब से। तो जो कश्मीरी इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने कहा यार हम क्यों डोगरों के नीचे नौकरी करें। बिकॉज एक और मैं आपको पेक्यूलियर चीज़ बताता हूँ, दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई देश ऐसा नहीं है जो 600 साल लगातार किसी के नीचे रहा और एक बार भी रिवोल्ट ना किया हो। आप कह सकते हो मुगल्स ने इंडिया में रूल किया, क्या रूल किया? दिल्ली से लेकर आगरा तक। बाकी तो उधर राजा जय सिंह रूल कर रहा है, कोई कहीं रूल कर, कहीं उन्होंने संधियाँ कर ली, कहीं लड़ाइयाँ चलती रही। दिस इज़ वन एरिया, 600 years, whole community firstly gets converted. Everybody in Kashmir was Kashmiri Pandit. Everybody becomes Muslim. And 600 साल कभी मुगल्स ने, कभी पठान ने, कभी डोगरा ने, सिख ने, डोगरा ने, और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बनी, 600 साल इस कम्युनिटी पे बाहर वालों ने, इसलिए इनको बाहर से बड़ा एलर्जी है, इनके DNA में है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कम से कम एक या जो विद्रोह तो होते हैं ना कोई उठता है। जम्मू में भी हमारे मियाँ डिड्डो हीरो हैं, उठते हैं लोग, यार बड़ा हो गया, हम क्यों, किसी कभी नहीं हुआ। लेकिन इनकी वो जो कुड़ कुड़ के ना, दैट्स व्हाई दे कॉल यू इंडियन। जब वो कश्मीर में जाते हो आपको इंडियन बोलते हैं। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो सीरियस बोलता है इंडिया से आया आप, इंडियन है। बिकॉज उनके साइक में चला गया कि जो भी नॉन कश्मीरी है वो हमारा वेल विशर नहीं है, जो कि फैक्ट है। बिकॉज जो भी आया उन्होंने उनको रगड़ा। और डोगराज ने जब आकर उनको अच्छी रूल दी तो उनको 1925 में ये ड्रामा शुरू हो गया, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लैंड रिफॉर्म हुए, पूरे लैंड की मैपिंग हुई। और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ब्रिटिश ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस तरीके से जो डोगरा रूलर्स थे yes. उनके अच्छे गवर्नेंस था। प्रोग्रेसिव, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। तो फिर 1925 में जब शुरू हुआ, 1930-31 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस टाइम पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल के अंदर थी। इट वाज डिज़ाइंड इन अ वे कि मुस्लिम लीग वाले वहाँ जाएं, किंग जॉर्ज को इम्प्रेस करें, एंड देन द टॉक। उसमें जो प्रिंसेस चैम्बर था इंडिया का, जिसमें सारे प्रिंस पार्ट थे, उनके डेलीगेशन में हरी सिंह को डाला गया। मायो कॉलेज के पढ़े हुए थे, वेस्टर्न एजुकेटेड थे। उन्हें किंग जॉर्ज के सामने खड़े होकर बोल दिया, भाई मैं तो राजा तो हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी वांट आवर ओन इंडिया, आई विल बी पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात, लूज फेडरेशन, उस पर चिढ़ गए। तो पीछे पड़ गए महाराजा के, प्लस उनको चाहिए था गिलगित, जो महाराजा उनको नहीं दे रहा था। बिकॉज महाराजा के अंकल ने, प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह को सैक किया गया था 1889 में, 1905 तक सैक करके रखा था। 1905 में ब्रिटिश हैड डिसाइडेड टू टेक बैक J&K फ्रॉम, बिकॉज एक संधि के थ्रू दिया गया था J&K, दे वांटेड टू टेक इट बैक। वो तो अमृत बाजार पत्रिका में न्यूज़ लीक हो गई। तो जब लीक होती है ना, तो ये वाइट स्किन वाले को बड़ा मॉरल वो झटका लगता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया कि वाई आर वी गोइंग बैक ऑन अ ट्रीटी विच वी हैड साइंड फ्रॉम विद महाराजा गुलाब सिंह, और जिसके हमने पैसे लिए हैं, तो उसमें उसको शेल्फ करके दोबारा रीइंस्टेट किया गया। लेकिन उस पूरे टाइम में कहीं कश्मीर में कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि जो अफगानों ने, उनकी जो बेगार सिस्टम एक था, जो उनको बहुत तंग किया गया, बड़ी अट्रॉसिटीज हुई कश्मीरीज पे, वो डोगराज ने आके बंद किया। चाइल्ड मैरिज बंद की, विडो महाराजा हरि सिंह ने बंद किया था। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे बंद हुआ, लेकिन इफेक्टिवली बंद नहीं हो पाया, बिकॉज उनको सैक कर दिया गया था बीच में। तो उस टाइम एक वेकफील्ड करके प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश, J&K का, ब्रिटिश गाय। वेकफील्ड से को मिशन दिया गया टू प्रोड्यूस समबडी हु कैन क्रिएट ट्रबल हेयर J&K के अंदर। तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला, जो कि MSc करके आया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 3rd डिवीज़न में, और एक कश्मीरी पंडित आया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, गोल्ड मेडलिस्ट। SP कॉलेज श्रीनगर का बड़ा फेमस तब भी था, आज भी है। सारे कश्मीर की लीडरशिप वहीं से पड़ी है, श्री प्रताप महाराज के नाम पर। उसमें एक लेक्चरर की वैकेंसी आई, दोनों ने अप्लाई किया। तो किसको सीट मिलनी चाहिए? अगर आप पंडित को मिली, तो मेरिट भी मिली ना, लेकिन नैरेटिव ये हुआ कि मैं, सिंस आई एम नॉट अ हिंदू, आई हैव बीन डिनाइड दिस राइटफुल वट एवर आई डिजर्व्ड, नॉट सेइंग कि मेरी 3rd डिवीज़न है BMSc में, जो बताया। तो इन्होंने शेख अब्दुल्ला खड़ा कर दिया, और जब महाराजा थे ही नहीं। और पहला कांड जो 1931 का, जो जिसको हमने सेलिब्रेट किया J&K में 19 अगस्त तक छुट्टी, मार्टियर्स डे, मतलब बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी कि वो जो कांड था 1931 वाला राइटर्स का, उनको मार्टियर्स बना दिया उन्होंने। और वो 2020 तक सेलिब्रेट होता था। 2020 में बंद हुआ है, 2019 में 370 हटने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से बंद हुआ। उसकी सच्चाई क्या है असली? सच्चाई, ब्रिटिशर्स ने अपना, एक ब्रिटिश अफसर था पेशावर में, तो उन्होंने लगा कि शेख अब्दुल्ला तो कर रहा है, थोड़ी और भड़काओ। उसने अपना ऑर्डली भेजा, अब्दुल कादिर, नॉन कश्मीरी। नो, ही कम्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पेशावर, कम्स टू कश्मीर, इज़ होस्टेड बाय शेख अब्दुल्ला। जामा मस्जिद में लेक्चर देता है कि अभी टाइम आ गया, हथियार उठा लेते हैं, जैसे हमारे पन्नू साहब हैं है ना, तो खुद तो मरना नहीं, अपने बच्चे सेटल्ड हैं, मारो दूसरों को। तो उसने शुरू किया, CID थी नेटवर्क, ही वॉज अरेस्टेड। जब उसको कोर्ट लेके जाया गया तो पूरा हजूम इकट्ठा हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सारा ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर घेर लिया। तो परमिशन वॉज टेकन कि भाई इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक हिम टू कोर्ट फॉर ट्रायल, विल हैव द ट्रायल इनसाइड सेंट्रल जेल ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। परमिशन वॉज गिवन। सो व्हेन जजेस केम, उससे पहले वो पूरा उनको घेर लिया था, पत्थरबाजी स्टार्ट होगी। पत्थरबाजी तो ट्रेट है। तो जब फिर DC को बुलाया गया, और जो वेकफील्ड था प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही वेंट आउट ऑफ कम्युनिकेशन, ही कुडंट बी ट्रेस्ड। उसे ऑर्डर मांगे कि क्या करना है, तो ही कुडंट बी ट्रेस्ड। लेकिन जो वहाँ पे DC था और जो जेलर था, जब देखा कि जब बड़ा ही शुरू हो गया, तो ही गेव एन ऑर्डर टू ओपन फायर। उसमें को 8-10 बंदे मारे गए। जब वो भागे हैं वहाँ से, तो महाराजगंज एक लोकेलिटी है जहाँ पे कश्मीरी पंडित्स की दुकानें थी। सबसे पहले उन्होंने वो दुकानें जलाई, और कश्मीरी पंडितों की फीमेल्स को पकड़ के दे रेप देम ऑन द रोड, दैट मॉब। सो दे रेपिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैज हैपेंड मैनी टाइम्स। इन रिसेंट टाइम्स इट हैपेंड इन 1930 दैट डे 10 जुलाई। एंड उसको बचाने के लिए जब पुलिस वाले आए, तब महाराजा ने अपनी गार्ड भेजी पैलेस से, गो एंड कंट्रोल। तो उसमें कोई 8 बंदे और मारे गए, टोटल 20-22 बंदे मरे। इन दोनों को, रेपिस्ट्स को और वो आर्सनिस्ट को मिला के उन्होंने बना दिया मार्टियर्स, एंड बोला
कि वो क्या कर रहे थे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही झुके इन्होंने गोलियां शुरू कर दी। जब गोलियों को काउंट किया गया, द फोर्स यूज़र मिनिमम डेटाज इन माई बुक कि कितनी गोलियां फायर हुई हैं। एलिगेशन वाज कि मशीन गनें खुल गई, जलियांवाला बाग पेंट किया गया, लेकिन जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग पीसफुली मारे गए थे, यहाँ तो रेप करते हुए मारे गए और उनको हमने इतने सालों तक मार्टिर्स बनाए JNK में, बिकॉज JNK इज रूल्ड बाय कश्मीर। JNK इज नेवर बीन रूल्ड आफ्टर डोगरा राजा लेफ्ट लीडरशिप। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के हैं टेक्निकली, बट ही स्टडीड इन SP कॉलेज श्रीनगर, तो ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, ही इज़ बेटर स्लाइटली, बट JNK इज नेवर बीन रूल्ड बाय एनीबडी अदर देन कश्मीरीज। तो ये है उनकी कहानी। अब 31 की ये कहानी है, महान कहानी जिसको इतना सेलिब्रेट किया गया। चलो अब वो खत्म हो एक चैप्टर है जो ख़त्म हो गया। हालांकि पता नहीं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, दोबारा से नहीं, अभी नहीं होगा, लेट्स सी। लेकिन 1947 के भी बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। जैसे एक तो आपने बताया कि ये रेडर्स नहीं थे, दूसरा बताया कि ये मकबूल वाली कहानी, तीसरा ये ब्रिटिशर्स का प्लान था सारा का सारा, वही उनके ऑफिसर्स थे और उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था। ऑपरेशन गुलमार्ग को ले लो, दत्ता खेल को ले लो, और ये सब तो दत्ता खेल वाज एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउन। हाँ, मेजर ब्राउन ने वो किया। कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में ब्रिटिश ऑफिसर्स आए नहीं थे और दैट बिकेम ए बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जिन्ना एंड औचिन, लाइक जो कि सुप्रीम कमांडर था दोनों देशों का। देयर केम ए पॉइंट जब इनका एक कर्नल था पाकिस्तान आर्मी का, हु हैड टेकन आर्मड कार, जो टैंक से पहले आर्मड कार होती है, मीरपुर है जम्मू में, और उससे पहले बिम्बर। उसमें पाकिस्तान आर्मी ने जब देखा कि रेडर्स, सो कॉल्ड रेडर्स एंड इन्वेडर्स अंदर नहीं जा पा रहे, तो ही ब्रॉट हिज आर्मड कार्स, डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ द टाउन्स एंड देन द 18,000 मैसेकर। उसकी तो बात ही नहीं करते। तो वो जो CO साहब थे वो आए अकबर खान के पास। अकबर खान वाज द मैन हु हैड डन दिस ऑफ गुलमर्ग का जो एग्जीक्यूट कर, उसको मेजर जनरल अकबर खान, मेजर जनरल का रैंक दिया गया था लोकल, बट ही वॉज ए ब्रिगेडियर। अकबर खान को उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो हमारे बंदे जा नहीं पा रहे, क्योंकि बारामूला के आगे पट्टन पे रोक लिया इंडियन आर्मी ने, और ये बंदे कहते हैं हम गाड़ी के बिना जाएंगे नहीं। अगर इनको मिशन ठीक होता तो पट्टन को तो रोक लो, अब 100-200 सोल्जर्स है, साइड से निकल जाते, पूरा प्लेन है कश्मीर वैली, उनको गाड़ियाँ लेके जानी थी, वो लूट लेके आनी थी, उनको तो इंसेंटिव वही दिया था जैसे मैंने पहले कहा। तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ अपनी आर्मड कार लेके, और जो इंडियन आर्मी ने बैरिकेड लगा रखा है पट्टन पे, नेचुरली इन्फेंट्री कैन नॉट स्टैंड, अगर ऊपर टैंक चढ़ के आ जाए, तो उसको परमिशन नहीं मिली। उसने बोला अकबर खान को ऐसे करो, मैं सिविल कपड़े में जाऊँगा, सिविल पेंट मारेंगे अपने टैंक के ऊपर, एंड बिफोर एनीबडी रियलाइजेस। बट जो ब्रिटिश उनका जो कमांडर इन चीफ था, सब हमारे इंडिया के तीनों और उनके भी तीनों ब्रिटिश थे। हमारे यहाँ लॉकहार्ट बैठा हुआ था और उस तरफ मैसर्वी था, मैसर्वी चला गया, उसके बाद वो अदर गाय, व्हाट इज नेम, ग्रेसी। तो ग्रेसी ने देखा कि जिन्ना साहब बड़े व्याकुल हो गए हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, बिकॉज दे हैड प्लान कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर में श्रीनगर एंटर करेंगे, महाराजा को पकड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन कराएंगे, जो खजाना वजाना वो कबाइलियों को बांट देंगे, एंड जल्दी से निपटाने का प्लान। वो बना नहीं, हुआ नहीं। तो ग्रेसी ने फिर ऑर्चिन को बोला दिल्ली में, ऑर्चिन वॉज सुप्रीम कमांडर बोथ द फोर्सेज, बोला आके बात करो जिन्ना के साथ। तो ही वेंट देयर, जिन्ना सेड नो, माई आर्मी शुड गो एंड हेल्प देम। He said, if you do that, I'll pull out all British officers from Pakistan Army because we are not supposed to fight with you. But British is very clear. सारा कांड उनका है, लेकिन नाम उनका कोई नहीं लेता। अभी लेने शुरू किए हमारे ऐसे लोगों ने। तो अभी 10 साल पहले कोई सुना आपने कभी कि नहीं, मैं तो अभी तक नहीं सुना था। तो उनका बड़ा क्लियर था, दे डिडंट वांट टू लीव ए प्रूफ कि हमारे बंदा अगर ब्रिटिश ऑफिसर की मारा जाता कश्मीर के अंदर तो उसकी जवाबदेही कैसे होती। तो उसने थ्रेट किया, और इंडियन आर्मी ने क्या किया था, सीनियर लॉर्ड को रखा हुआ था टू गाइड इंडियन आर्मी। नीचे लेवल पे हमारे अपने ऑफिसर्स थे। पाकिस्तानियों ने हायर एंड लोअर लेवल दोनों पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को रिटेन किया हुआ था। तो दे न्यू कि अगर ये सारे मेजर कैप्टन भी निकल गए तो हमारी आर्मी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए ही डिडंट सेंड द टैंक्स, और हमारे वालों ने फिर पीछे से टैंक्स भेज के, 7 सितंबर की कहानी है, 7 नवंबर की कहानी है सेलातंग में हमारा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। जो बताया गया हमने भी सुन लिया, हजम हो गया, बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज़ व्हाट फैक्ट इज़। बट जैसे ये पिछले, मतलब जब से आज़ाद हुए तब से तो आपने जैसे बताया जम्मू के तो कोई रूलर रहा ही नहीं, और उससे पहले लगभग उतना ही पीरियड लगा लीजिए जो डोगरा राज था, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स, अब ये भी 100 हो ही जाएगा।
हालांकि आप कह सकते हो कि बाहर वाले रूल कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत कंसिडरेबल कंपेरेबल साइज है गवर्नेंस का। तो ये एट्रोसिटीज़ का जो माइंडसेट है कि हमारे ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई, और इस तरीके की बुक भी लिखी जा चुकी है कि डोगराओं ने बहुत अत्याचार किए डोगरा राज में कश्मीरियों के ऊपर, इसलिए वो जब उसका जस्टिफिकेशन जो है वो करना पड़ता है। 1931 का भी और 1980s के लेट 80s में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ वो भी, वो दोनों का ब्लेम वो डालते हैं डोगरा राज के ऊपर। इसकी कहानी क्यों है? क्योंकि क्या कोई इंस्टेंस है जिसकी वजह से ये लोग बोलते हैं ऐसा? सी अफगानीज, आई टोल्ड यू, अफगानीज हैड दैट बेगार सिस्टम। जो डोगरा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू था वो बंद हो गया। 1925 से पहले कोई नारा नहीं लगा कभी कश्मीर में, इट वेरी पीसफुल टेरिटरी। 25 के बाद जो ब्रिटिश गेम में आगे शेख अब्दुल्ला खड़ा कर दिया, मार्टियर्स डे हो गया, सब कुछ हो गया। कश्मीरी की प्रॉब्लम ये हुई कि जब 47 में उनकी अपनी राज पाया ना, जब अपना शेख अब्दुल्ला जी प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो उन्होंने भी उनको लूटा। कश्मीरियों की बैड लक ये है कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। जो पहले तो लूट के चले गए एज पर दम, कि मुगलों ने लूटा, सिखों ने लूटा, डोगरों ने लूटा, अफगानियों ने लूटा, वो तो चैप्टर क्लोज। अब अपनी सरकार आई, शेर कश्मीर आया, तो वो भी उसने भी लूटा उसके बेटे ने भी लूटा, और उसके बेटा, उसका जो बेटा आपको पता है क्या कर रहा है। तो उनको तो हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिली ना। तो ऐसे जब आप डिसअपॉइंटेड हो एज अ पब्लिक, तो आपको गुमराह करना, आपको मिसलेड करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या होता है कि जब लीडर खड़े होकर बोलता है, शेख अब्दुल्ला को आपने प्यार किया, हक किया, उसके बाद महाराजा हरी सिंह की तो ऐसी की तैसी कर दी उनकी रेपुटेशन की, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू प्रॉप शेख अब्दुल्ला। और वो 48 फरवरी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं जर्मन न्यूज़पेपर को कि हमें तो आज़ादी चाहिए, हम तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और जिन्होंने भारत में मिलवाया, उनको तो अपने स्टेट में जाने नहीं दिया, उनको तो विलन बना दिया ना आपने, बिकॉज वो शेख अब्दुल्ला जी को पसंद नहीं थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को JNK में लड़ रही है 1948 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर हुआ था, और 48 की फरवरी में शेख अब्दुल्ला जी स्टेटमेंट देते हैं। और पता है उसका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? नेहरू जी के घर के अंदर। अच्छा, जिसमें वो उन्होंने ये कहा था कि हाँ जी, तभी तो नेहरू जी को खटकने लग गया था बाद में कि नेहरू जी जो भी थे, इनएक्सपीरियंस थे, बेवकूफ़ थे, कुछ भी कह सकते हो आप, बट किसी न किसी लेवल पे आके अंतरात्मा जागती है कि आप क्या कर रहे हो। जब पटेल ने कहा था 370 मत करो, ये मत करो, इन्हें वहाँ भी रगड़ा पंडित नेहरू पर प्रेशर डाला। दैट्स अ रीज़न ही स्टार्टेड गोइंग अवे फ्रॉम शेख अब्दुल्ला एंड गॉट हिम अरेस्टेड लेटर ऑन। इट गॉट बिल्ट अप स्लोली, बट द ट्रिगर इज द February 48 इंटरव्यू। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि 1953 में ब्रिटिश प्रेशर के अंदर आके नेहरू ने ये उनको हटाया था। देखो उसका एविडेंस नहीं है। एंड 1953 में वो क्या कर रहा था जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ था, दैट वी नीड टू सी। क्योंकि ब्रिटिश जो है वो गिलगित में अपना वो चला रहे थे, वो ना, तो ले गए थे। बट वहाँ पे भी स्पाइस वगैरह आ रहे थे, ब्रिटिश स्पाइस, और वो ही वाज नॉट कोऑपरेटिंग। शेख अब्दुल्ला वाज अ कम्युनिस्ट। हिज ओनली प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स हैड विद हिम वाज कि वो रशिया लीनिंग था। ब्रिटिशर्स आल्सो हैड सेम प्रॉब्लम विद महाराजा प्रताप सिंह। दे आल्सो सस्पेक्टेड महाराजा हरी सिंह टू बी रशियन गाय, विच ही वाज नॉट। महाराजा प्रताप सिंह को तो सैक इसलिए किया था उन्होंने, एविडेंस दे के कि वो रशिया गए थे। एक बार रशिया नहीं गए थे, रशियंस आए थे, और उसी टाइम महाराजा पटियाला रशिया गया था। अच्छा, जिसको दलीप सिंह, तो वो इकट्ठा हो गया, कोइंसाइड कर गया, तो वो बेचारा बैड लक होगी महाराजा प्रताप का। तो दैट वाज द ओनली पॉइंट अगेंस्ट शेख अब्दुल्ला एज फार ब्रिटिश कंसर्न। उनका अपना बच्चा था वो तो। लेकिन यस, नेहरू जी ने जब उसको सैक किया शेख अब्दुल्ला को, एंड ही इंस्टॉल्ड दिस गाय बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो एक्चुअली 370 उसके बाद पिघलना शुरू हो गया था। एग्जैक्टली 53 के बाद उसको पिघलना शुरू हो गया। सही तरीके पे चल रहा था। अगर आप ये शेख अब्दुल्ला जी को उठा के वापस चीफ मिनिस्टर ना बनाते 75-76 में, तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं थी। कश्मीर इज़ अ लैंड ब्लेस्ड बाई गॉड। एक घास उगता तो उसकी भी वैल्यू है। कौन सा फ्रूट है जो कश्मीर में नहीं उगता और जो महंगा नहीं है? ये तो ना हमारे भी आम उग रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं मांग खरीद रहा। आप बात करो अखरोट की, बादाम की, केसर की, कुछ गुच्छियों की जो लाख रुपए किलो, लाखों रुपए किलो हैं। इस लैंड में लोगों को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये सो ब्यूटीफुल। एंड टूरिज़्म, हमने तो वो टाइम देखा है जब कश्मीर में हर पार्क में शूटिंग हो रही थी। कभी शम्मी कपूर नाच रहा है, कोई इधर रणधीर कपूर नाच रहा है, पूरी बॉलीवुड कश्मीर में होता था। बट
जब उनकी एक्सप्लॉयटेशन, इफ़ यू लुक फ्रॉम देयर, वी शुड आल्सो ग्रांट देम दैट मच, वी शुड नॉट बी रियली पासिंग जजमेंट ऑन पीपल। कश्मीर की तरफ से देखो तो उन्होंने कहा यार हमें तो पहले भी रगड़ा और अभी भी रगड़ा। तो वो एक डिसग्रंटलमेंट, उसके ऊपर वो डिसग्रंटल उनको किया गया टू ब्लेम दिल्ली फॉर एवरीथिंग। एवरी इल इन J&K वाज ऑलवेज ब्लेम्ड ऑन दिल्ली थ्रू अ नैरेटिव, ऑलवेज। और ये पूरा का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड। या बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने जैसे बात की, एक तो कश्मीरियों की कंप्लेंट है डोगरा राजाओं से, दूसरी एक पंजाब में आजकल बहुत नैरेटिव सुनने को मिलता है कि महाराजा प्रताप नहीं, रंजीत सिंह, पहले गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह ने सिख एम्पायर से धोखा किया और अपना राज्य बना लिया और हमको मतलब धोखा दिया। ये आजकल बहुत सुनने को मिलता है ऑनलाइन, अगर आप देखेंगे। उसके राइटर पन्नू है ना, पन्नू डिस्ट्री। तो वही खालिस्तानियों में कुछ ज़्यादा ही है ये है। एक तो वहाँ पे कुछ विक्टिमहुड ना बहुत ज़्यादा है पंजाब में, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ गया है, और ख़ासकर खालिस्तानियों में तो उसके तो कहने ही क्या, सारा हक मार के बैठते हैं दूसरों का और फिर बोलते हैं साडा हक इत्थे रख मतलब दूसरों का। ये नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स है कि आप पॉपुलेशन को विक्टिमाइज फील कराओ, फिर आप उनको चिराग दिखाओ, जैसे इमरान खान ने दिखाया था नया पाकिस्तान, और फिर उनको डुबो दो, रंगला पंजाब। डूब गया ना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनते बनते सेम चीज़। महाराजा, अब मैं सच बोलूँगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, जब महाराजा रणजीत सिंह थे ना, वो महाराजा क्यों थे? उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टा बहुत दूर तक थी। ही न्यू कुछ भी हो जाए ब्रिटिश से पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज ब्रिटिश वॉज अ पावर, वर्ल्ड पावर, ओनली पावर दैट टाइम। US तो था ही नहीं, और रशिया में कभी रेवोल्यूशन हो रही है 1917 में चल रहा था। ही न्यू कि ब्रिटिश से पंगा नहीं ले सकते। सतलुज के साउथ में महाराजा रणजीत सिंह की टेरिटरी थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने कहा हमारी है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारी है, उन्होंने कहा भाई लेट द रिवर डिवाइड 2 किंगडम्स, क्लियर रहता है, नहीं तो आप अंदर घुसोगे जैसे इनक्लेव बन जाती है। सो सतलुज के उधर वाले पूरे इलाके महाराजा रणजीत सिंह ने छोड़ दिए ब्रिटिशर्स के लिए। डरपोक नहीं थे, समझदार थे, वो छोड़े। जींद तक था नहीं तो उनका, हाँ पूरा था, बड़े इनक्लेव्स हैं। तो पीस बाय किया, सेम टाइम में ही स्टार्टेड बिल्डिंग इज आर्मी। आर्टिलरी की तोपें बननी शुरू हो गई पंजाब में, फ्रेंच ऑफिसर्स को रिक्रूट कर लिया। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सिखों के बगल से आके सिंध के ऊपर काबू कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ नहीं बोला, ही न्यू, बिकॉज उनका बड़ा क्लियर था कि साउथ में मेरे ब्रिटिश है, मैं नीचे नहीं जा सकता, मेरा एक्सपेंशन होगी अगर तो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में होगी। ईस्ट में एक बहुत बड़ी पावर थी गुरखाज, नेपाल में। ब्रिटिश को ये पता था कि ये सिख एम्पायर और हिंदू एम्पायर अगर मिल गई तो ये जो हमारा हनीमून चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कुमाऊं और गढ़वाल को अपने अंदर काबू कर लिया और इन दोनों को आइसोलेट कर दिया। एंड दे मेड श्योर कि इनकी कोई डेलीगेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन ना बने, एंड कोई रिलेशन बना भी नहीं 1840 तक, बनने नहीं दिया। बिकॉज दे न्यू दैट्स व्हाई जनरल जोरावर सिंह तिब्बत पहुंचे थे और नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर थे, इंग्लैंड में घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी कि मिल गए दोनों। तो ये सब चलता रहा। जब उनका पतन, डेथ हुई महाराजा हरि, उसके बाद जो हाल हुआ लाहौर में, अब इसको आप जो लड़ाके होते हैं ना वो फिर ऐसे लड़ते हैं, वो फिर प्यार से बात, इन्होंने एक दूसरे को मार काट के सब खत्म कर दिया। सी हाउ मेनी ऑफ हिज 2 बेटे अपने। अब इस सिचुएशन के ऊपर एक एलिगेशन आता है कि वो जी पूरा प्राइम मिनिस्टर था ना, हिज ब्रदर वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सिख खालसा एम्पायर, उनका खजाना लेके चले गए। एविडेंस नहीं है। मैं कहता हाँ ले गए होंगे यार, जब मार काट मच गई, आपका साम्राज्य टूट गया, आप एक दूसरे को मारने पे लग गए, उनको भी साथ, अगर वहाँ से वो 2 संदूक उठा के ले भी गए तो ये ज़माना ही ऐसा था यार, जिसका दम था, जिसका डंडा था, उसका चलता था। लेकिन जब सिक्स डिसाइडेड टू टेक ऑन ब्रिटिश, तो महाराजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह दैट टाइम टोल्ड देम नॉट टू टेक पंगा विद, बिकॉज ही यूज सेम विजडम व्हाट महाराजा रणजीत सिंह हैड यूज्ड, कि इनसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि एक तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो नहीं माने। देन ही सेड ओके, इफ़ यू वांट लेट्स गो एंड अटैक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बाय दैट टाइम, दिल्ली तो पहले क्या, पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कि दिल्ली बाय दैट टाइम हैड बिकम अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। ही सेड लेट्स गो एंड अटैक दिल्ली, जैसे 57 में बाद में रेबल्स ने किया। वो भी नहीं माने। ही सेड आई एम नॉट फाइटिंग अलॉन्ग साइड। ये नहीं कि उसने प्रॉमिस किया हो कि हाँ मैं लड़ने आ रहा हूँ, जैसे पोरस के साथ हुआ था, फिर कोई आए ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ही से मैं नहीं आ रहा। तो ही स्टूड ऑन वन साइड, दिस पीपल सेड वी विल फाइट। जब 2 बार मार पड़ी, जब संधि हुई है, यू नो,
महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को क्यों बनाया था जम्मू कश्मीर का राजा, जम्मू का राजा? कश्मीर तो उनके पास अपना था, गवर्नर था। बिकॉज ये डोगरे काबू नहीं आ रहे थे। एक रेबल था मियाँ दिद्दो, कश्मीर जब सिखों ने कैप्चर कर लिया, उनका गवर्नर जो गिफ्ट भेजता था सियालकोट वाया जम्मू, सियालकोट से आता था लाहौर, तो मियाँ डिड्डो वो गिफ्ट स्नैच करके उसमें गोबर के पतले भर के महाराजा जी को 2-3 बार भेजे। ही वो उसकी आंखों में कांटा चुभता था महाराजा। और कितनी बार सिख आर्मी आई टू किल हिम। वो सन ऑफ द सॉइल था, 50 बंदों का गैंग था बस, 51 नहीं होने दिया उसने। ही हैज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पीपल। एंड जब नहीं हुआ तो ही अंडरस्टूड भाई सिख प्लेन के वॉरियर्स थे। यहाँ तो हिल और हिल के पीछे माउंटेन, ग्रेट हिमालयन रेंज। तो महाराजा रणजीत सिंह, जैसे मैंने कहा, वो समझदार थे। उन्होंने पहले इसीलिए 1822 में राजा गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू अपॉइंट किया था। एंड ही वॉज द ओनली राजा हु हैड फुल फ्रीडम टू कीप एज मच ऑफ आर्मी ही वांटेड। अदरवाइज महाराजा रणजीत सिंह के जितने भी थे ना बाकी सिपाही सलार, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। बिल्कुल सेम थिंग ब्रिटिशर्स को समझ आई कि भैया हम तो सिखों को तो हमने काबू कर लिया, उनसे कौन लड़ेगा ऊपर। और राजा गुलाब सिंह वॉज द वन हु किल्ड मियाँ दिद्दो फाइनली। तो हालांकि वो रिलेटेड थे आपस में। तो जम्मू में ये भी डिबेट चलती है कि विलन कौन है। अच्छा। हाँ, तो मैं उनका रिप्लाई ये देता हूँ कि मियाँ डिड्डो वाज अ रेबल, सो वी शुड वर्शिप हिम एज अ हीरो लाइक वी वर्शिप भगत सिंह। महाराजा गुलाब सिंह हैड अ बिग विजन। ही न्यू वन डे रणजीत सिंह विल डाई। ही ऑल्सो न्यू दैट एक बार ये मरेंगे तो यहाँ गदर मचेगा। तो ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सिचुएशन कि जहाँ JNK को लग कर ले। वो उनका प्लान पहले से था। इट वॉज नॉट दैट ही न्यू हमने मरना तो सबने है ना, आपको पता है मैंने मरना ही है। उसके बाद दिख भी जाता हो क्योंकि वो तो वहाँ पे बहुत ही उनका इंटीमेट रिलेशंस थे। सब पता था कि कितना कैपेबिलिटी है अगली जनरेशन में। तो लग ही रहा था। तो देख लो अब उनका नेक्स्ट जनरेशन तो क्रिश्चियन बन के खत्म होगी। तो इन्होंने जब ब्रिटिशर्स ने जीत ली लड़ाई, सिखों को हरा दिया, और जब संधि हुई है पहली, उसमें प्रोविजन था कि जो हिल्स में क्या था, राजाओं के छोटे राज थे, उसमें से वो राजा गुलाब सिंह को ट्रिब्यूट। पहले जम्मू एक राज था बहुत बड़ा, रंजीत देव करके राजा थे। उनके मरने के बाद जम्मू के 22 टुकड़े हुए थे, 22 किंगडम्स। पर वो लड़ती भी थी आपस में। तो जगह ही नहीं है जम्मू में। जम्मू सिटी नहीं। हाँ, मैं तो पूरे जम्मू की बात कर रहा हूँ। लखनपुर, किश्तवाड़, पुंछ, इतने तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। कहीं तो 4 जितने भी थे, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी था। तो उनको दे न्यू कि दैट समबडी हैज़ टू कम एंड टेक केयर। तो जो सिखों के साथ पहली संधि हुई उसमें प्रोविजन रखा गया कि जो हिल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। और सिख हिमसेल्फ वेंट एंड रिक्वेस्टेड राजा गुलाब सिंह कि आप आओ, आप ब्रिटिशर्स से हमारी ट्रीटी कराओ, बिकॉज हम बातचीत करने में अच्छे नहीं हैं। तो अगर सिखों की इतनी दुश्मनी होती तो वो क्या, जब उन्होंने ट्रीटी पे साइन करके पूरा सतलुज के ऊपर सब दे दिया अंग्रेज़ों को और 1.5 करोड़ रुपये का फाइन हुआ था उनको, तो क्या वो महाराजा गुलाब सिंह को लेके आते? अब मैं इनको ये भी पूछता हूँ कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो आप लोगों ने क्या किया था? दे फॉट फॉर ब्रिटिश। बिल्कुल। दे आल्सो फॉट, गुरखाल्स आल्सो फॉट फॉर ब्रिटिश। डोगराज आल्सो वेंट टू हेल्प ब्रिटिश। ये मार्शल कॉम का ट्रैक ऐसे नहीं मिलता है, ये जो ड्रामा है ना मार्शल कॉम, कोई मार्शल वार्शल कुछ नहीं होता, हालात आपको मार्शल बना देते हैं। बट ब्रिटिशर्स प्लेड इट वेरी वेल। 1857 ब्राह्मण लेड विद्रोह था, और जो उनके रेस्क्यू करने आए, सिख एम्पायर से लोग गए, डोगराज आए, नेपाली आए, एंड मुस्लिम्स ऑफ कोर्स वर फाइटर, उनको मार्शल स्टेटस दिया गया और हमारी देश को डिवाइड कर दिया। तो अब देखो महाराजा गुलाब सिंह को मरने के बाद जो मर्जी बोलो, कोई जम्मू फॉक्स बोलता है, बुक लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया, बट उनकी जो विजन था एंड जो टाइम आप उसको आज की डेट से प्रिज्म रख के नहीं कर सकते ना जज कि वो ब्रूटल थे जी, लोगों को पेड़ पे टांग देते थे। उस टाइम यही टाइम था यार चोरी की। अब शरिया बोल लो ना बोल लो, बोला की चोरी टांग सर। जम्मू वॉज सेफेस्ट व्हेन डोगराज टुक ओवर। जम्मू कश्मीर में एक कहावत थी कि अब रात को 12 बजे एक लेडी पूरे गहने पहन के कश्मीर की स्ट्रीट पे घूम सकती थी, कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई इतना डर था उनका। लॉ इन्फोर्समेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, जो सारे कश्मीरी एक्नॉलेज करते हैं। एक और नैरेटिव है कि ये तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी जिसके कारण कश्मीर फंस गया बीच में। भारत पाकिस्तान तो लग रहा है कि प्यादे थे। 15 अगस्त को आप आज़ाद हुए हो, 16 अगस्त की रात तक माउंटबेटन ने डिक्लासिफाई नहीं किया कि कौन सा हिस्सा बॉर्डर एरिया का पाकिस्तान में जा रहा है, तभी तो हंगामा हुआ है ना। वो लाइन बताई नहीं थी ना। माउंटबेटन को रेड क्लिफ ने वो पकड़ा दी थी लाइन 3 अगस्त को। अच्छा। जब उसने खोल के देखा तो क्या हो रहा था कि दे वांटेड प्रोटेक्शन फॉर दरबार साहब। माउंटबेटन एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट दरबार साहब बिकॉज बलदेव सिंह, जो सरदार बलदेव बाद में डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज अ वेरी वोकल लीडर, एंड थ्रेट दी गई थी ये कपूरथला, ये आगे पीछे वाले महाराजा, नॉट कपूरथला, ये जो लोग छोटे छोटे प्रिंसिपलिटी थी ना पंजाब की, दे सेड हम
रास्ता बंद कर देंगे दरबार साहब की तरफ। इनका भी फिर जट का और नॉन जट के बड़े पंगे हैं, आपको पता है। तो ब्रिटिशर्स कि इनको ना दरबार साहब शुड नेवर बी हार्म्ड, इट शुड बी गिवन कुशन। अब कुशन का पंगा ये पड़ रहा था कि लाहौर तो सिखों के को आना चाहिए था, लेकिन पॉपुलेशन का वो नहीं बन रहा था, इट वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। लाहौर देने के बाद अमृतसर में 30 किलोमीटर का गैप रह गया। सो दे वांटेड टू गिव अ क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्थ, ताकि कल को कुछ एडवर्स सिचुएशन बन जाए, इधर से पाकिस्तान कुछ फनी फील करे और इधर नीचे वाले राज्य अगर अकड़ जाएँ तो सिक्स स्टिल हैव अ अप्रोच टू दरबार साहब विच इज़ द होलीएस्ट प्लेस फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ। वो करते हुए 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे गुरदासपुर के, जिसमें 51-49% पॉपुलेशन थी, 51 मुस्लिम्स, इज़ नॉट अ, लोग कहते हैं ना मेजॉरिटी 51-49, और उस टाइम का सेंसस आपको पता ही है कि कितना एक्यूरेट होगा। वो डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया को दिए गए। वो माउंट बेटन ने खुद, रेड क्लिफ ने नहीं दी थी, वो माउंट बेटन ने दी थी। नहीं वो कहानी है मैं जो बुक जो एविडेंस नहीं है उसका। अच्छा। ही वॉज अपसेट टू सी दैट कि ये क्या हुआ है, ये तो अभी मारा काटी शुरू हो जाएगी। अच्छा। सो ही टोल्ड लॉर्ड इसमें, जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ था, कि ये बड़ा अनप्लेजेंट सा डिसीजन है। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन बंगाल। लोगों को ये पता नहीं था कलकत्ता किधर जा रहा है, बिकॉज जिन्ना वांटेड कलकत्ता, देन पटेल सेड नो, जिन्हें से 6 महीने के लिए दे दो। 6 महीने? 6 महीने। उससे पहले कॉरिडोर लेके आया वो। हाँ, कॉरिडोर वाला तो सुना है, वो भी एविडेंस है। मतलब ऐसे ही सुना नहीं, एविडेंस है मेरी बुक में, तो नक्शा भी लिखा हुआ डाला हुआ मैंने। तो वो तो मैंने खुद बनाया नक्शा, बट इस बेस्ड में तो ये सब ड्रामा चल रहा था। तो देयर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ये लड़ाइयाँ तभी तो शुरू हुई हैं जब आपको पता नहीं आप किधर जा रहे हो। तो माउंटबेटन टेल्स इसमें कि यार इनकी आज़ादी आ रही है, लेट देम सेलिब्रेट, लेट्स इसमें ना भांग ना डालें जो भी। तो 16 तारीख की रात को डिक्लासीफाई किया, 12-13 दिन लेके बैठा रहा वो फाइल अपने पास, एंड उसको रेड क्लिफ चला गया था। एंड और ये नक्शा क्या जो बनाने का था, इसका क्या मतलब जस्टिफिकेशन था? जस्टिफिकेशन ये था कि दे वर टू डिवाइड ओनली ब्रिटिश इंडिया, बाकी राज्यों के पास ऑप्शन थी कि आपने इंडिया में जाना या पाकिस्तान में जाना। उसमें नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे लाहौर का डिसाइड किया या और अमृतसर का किया। पॉपुलेशन सेंसस जो 1931 में सेंसस हुआ था, 1941 में भी सेंसस हुआ था। तो उसमें जो मुस्लिम प्रोविंसेस कौन से थे, सी देखो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा जो इंडिया में आना चाहता था, बलूचिस्तान इंडिया में आना चाहता था। मुझे तो लगता है वो पक्का फ्रॉड किया उन्होंने। किया ना? हाँ, किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कितना 50 पॉइंट कुछ से जीते थे वो पार्टीशन, 50.5। हाँ। क्यों? क्योंकि गफार खान की पार्टी ने बॉयकॉट किया था हाँ इलेक्शंस का। मैं तो कहता हूँ तब भी वो 50 पॉइंट कुछ नहीं होगा, वो गलत होगा, उन्होंने बाद में बना दिया होगा। तो उसने गफार ने क्या बोला था गांधी और नेहरू को कि तुमने मेरे पीठ में छुरा गोपा है। हाँ। बिकॉज यू नो हिज सन हु बिकेम एमपीए बोलते हैं ना पाकिस्तान में, MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। उसको पूछा तू कौन है? बोला मैं हूँ मुस्लिम इतने साल का, उसने बोला पठान हूँ मैं, 1300 साल का मुस्लिम हूँ और हज़ारों साल का पठान हूँ और 10 साल का पाकिस्तानी हूँ। 25 साल था जब 1975 में। हाँ। ओके, तो दिस वाज अ फॉली, बट ब्रिटिशर्स ने वो देना ही था उनको यार, वो क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देते ही बलूचिस्तान कट गया। बलूचिस्तान तो इंडिया में कॉन्टिग्यूटी फैक्टर डाला हुआ था ना कि एक इट शुड बी पॉपुलेशन वाज 1 पॉइंट, सेकेंड वाज कॉन्टिग्यूटी। तो जो बॉर्डर स्टेट्स थी उनको कॉन्टिग्यूटी फैक्टर भी कंसिडर करना है, जिसपे जूनागढ़ और इसका पंगा हुआ था। हैदराबाद इंडिया के अंदर था एंड दे वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। जूनागढ़ ने डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दो उनकी बाउंड्री टच नहीं करती थी। लेकिन एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को ना देने का कारण ये भी तो होगा ना कि गिलगित और इनको तो रखना था पाकिस्तान में, और जब वो कट ही गया है, अगर गिलगित होता तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी आ जाता हमारे पास, अगर वो फैक्टर नहीं होता तो। हाँ, दैट वाज ओनली फैक्टर। आपने ये आपका गिलगित है, इधर उसके पीछे नॉर्थन फ्रंटियर, वहाँ जाने के लिए आपको इसके अंदर से जाना है। हाँ। 2 ही तरीके थे गिलगित जाने का, एक पेशावर से रास्ता बन गया था कच्चा और एक था श्रीनगर बांडीपुर से होते हुए। बिल्कुल। तो वो बुर्जिल पास से जो महाराजा के टाइम पे यूज़ होता था, तो उनको एक अप्रोच तो देनी थी। गिलगित उनको देना नहीं था। तो ये, और लोग कहते हैं कश्मीर उनको चाहिए था, इट वाज मोर ऑफ ए ईगो प्रॉब्लम एंड पानी चाहिए था उस टाइम पे भी। पानी का इतना रिवर्स तो इधर से ज़्यादा उनको, सी एनी स्टेट्समैन विल थिंक ऑफ 10 years ahead ना, कि कल को इंडिया ने अगर पानी रोक दिया, कश्मीर मतलब लद्दाख का रिवर इंडस, फिर झेलम, किशनगंगा, तीनों मेन रिवर कश्मीर से जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी होगी नहीं होगी वो बात की बात है। तो पानी का जो मेन चीज़ है वो था, लेकिन जम्मू चाहिए था उनको टू प्रोटेक्ट रावलपिंडी, जो कि झेलम जो बाउंड्री थी इंडिया और पाकिस्तान और JNK के बीच में, झेलम रिवर, वहाँ से रावलपिंडी पत्थर मारो तो रावलपिंडी पहुँच जाए, 30 किलोमीटर है। उनको पता कल को इंडियन आर्टी यहाँ से आई तो उनको अटैक एयर यूज़ करने की जरूरत नहीं, गोले मारते रहेंगे आर्टी के तो रावलपिंडी बर्बाद हो जाएगा।
नॉट ओनली रावलपिंडी पर बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी, पहले उन्होंने कराची बनाई थी ना कैपिटल, पहले पाकिस्तान मेड कराची एज कैपिटल, देन पंजाबी वहाँ सिंधी थे, दे वांटेड पंजाब में लाहौर वाज टू क्लोज, सो दे चोज इस्लामाबाद। नाउ इस्लामाबाद चूज़ किया बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था इंडिया का जो पुंछ का पलंदरी मीरपुर ये हिस्सा ले लिया था। अगर ये नहीं लिया होता, और वो पूरा अटैक तो जम्मू को लेने के लिए था ना, बिल्कुल, वो तो जम्मू पूरा का पूरा लेना चाहते थे। कौन सा रीजन, चिनाब और पुंछ के बीच, जम्मू सिटी में दे वर इंटरेस्टेड, जम्मू कठुआ बेल्ट में दे वर इंटरेस्टेड, दे वांटेड एक तरफ चिनाब आ जाए, इंडिया चिनाब वाज अ मेजर ऑब्स्टेकल, और उस तरफ पीर पंजाल आ गया ऊपर ऑब्स्टेकल, सब बाकी सारा पाकिस्तान। तो मतलब हमारा तो एक कश्मीर के लिए कट ऑफ ही हो गया, कश्मीर में भी कैसे जाओगे? नहीं, कश्मीर तो फिर जम्मू से हम जा सकते थे ना, पर उनका आइडिया क्या था कि पीर पंजाल के उधर कश्मीर भी ले लो, इधर पूरा पुंछ रजौरी नौशहरा वाला इलाका ले लो, तो बचा गया जम्मू सिटी से कठुआ और पीछे किश्तवाड़ वगैरह थोड़ा सा। तो इनका आइडिया वही था ना कि इनको एक तो गिलगित चाहिए था, और ये सब इन्होंने पूरा का पूरा कांड इसलिए किया। तो इनको ये क्यों भरोसा नहीं था कि भारत के साथ कुछ बात हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान में उतना ट्रस्ट क्यों था कि पाकिस्तान को दे दो ये सारा हिस्सा, हम उनके एलाइज बन के इस पे कंट्रोल रख सकते हैं, पर इंडिया के साथ नहीं। ये भी डॉक्यूमेंटेड ही है इन द वे दैट दे वांटेड अ वीकर, स्मॉलर वीकर नेशन, जिसमें गांधी जैसे खुरांट लीडर ना हो। सी जिन्ना वाज चर्चिल्स मैन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, चर्चिल का आदमी था। हाँ, उसकी जो पीए है लेडी, उसके साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है फॉर ईयर्स, इसमें वाज चर्चिल्स मैन। माउंटबेटन वाज नीदर हेयर नॉर देयर, ना वो एटली वाला भी था और नहीं भी था, माउंटबेटन वाज रॉयल। वो तो अपना एक काम करने आया था कि हमको ये सिक्योर करना है बस। हाँ, पर इतना पॉलिटिक्स में कॉन्स्पिरेसी में माउंटबेटन पे आप इतनी उंगली नहीं उठा सकते, उसको भी टूल यूज़ किया। हाँ, उसने फिर आगे जो गेम खेली वो छोड़ो, बट मेन जो प्लेयर थे वो थे चर्चिल। चर्चिल नेवर वांटेड इंडिया टू गेन इंडिपेंडेंस। जब कंप्रोमाइज़ आने वो तो लकली इलेक्शन हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो एटली प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो जब इंडिया फ्रीडम एक्ट टेबल होने का टाइम आया, मैंने उस बुक में बड़ा अच्छा सा पेंट किया वो स्टोरी नैरेटिव, तो चर्चिल को ये बताया माउंटबेटन ने कि हम इंडिया के टुकड़े कर रहे हैं। चर्चिल ने ये नहीं पूछा कि कितने टुकड़े कर रहे हो, ही वांटेड सम 40-50 टुकड़े। अच्छा, हाँ, कि हर देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रिंसिस्तान, ब्रिटिशर्स वांटेड हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड प्रिंसिस्तान। उसमें अलग अलग जो जागीर थी उनको सबको अलग अलग देश बना दो। 580 में से तो 17 रियासतें वो थी जिनकी 2 किलोमीटर इलाका भी नहीं था, 12 घर वाले रजवाड़े छोटे मोटे। 13-14 स्टेट्स थी जो बहुत बड़ी थी। जियोग्राफिकली J&K वाज बिगेस्ट, पॉपुलेशन वाइज हैदराबाद वाज बिगेस्ट, देन यू हैड जूनागढ़, भोपाल एंड ऑल। तो उनका ये था कि ये टुकड़े टुकड़े कर दो। जो एटली और रॉयल को उनको पसंद नहीं था, दे वांटेड कि कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े रहें, एंड वी हैव अ वीकर, सो जिन्ना वाज देयर ओन मैन, सो दे वांटेड अ वीकर कंट्री, स्मॉलर कंट्री। गांधी फेवर्ड ब्रिटिश इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली यू कैन से, ही वाज नॉट ब्रिटिश मैन। हालांकि चर्चिल ने कहा था कि दैट साधुज आर मैन, दैट धोती पहना हुआ वो हमारा आदमी है। देयर इज नो एविडेंस दैट ही वर्कड फॉर जिन्ना का, तो क्लियर बड़े एविडेंस हैं। तो उन्होंने दे वांटेड अ वीकर स्टेट जिसको वो मैनिपुलेट कर सकते थे। उनको प्रॉब्लम थी सरदार पटेल के साथ कि अड़ेगा, प्रॉब्लम थी नेहरू के साथ शायद अड़ेगा। गांधी वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज माउंटबेटन ने गांधी से फ्रीडम पार्टीशन प्लान डिस्कस किया, उसने एकदम ये रिजेक्ट कर दिया। ना रिजेक्ट किया जब बना बाद में, फिर जब इंग्लैंड लेके गया वापस आया तो गांधी ने आंदोलन शुरू कर रखा था पीछे। तो ही वाज अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं सुबह क्या करे, रात को कॉन्शियंस क्या बोलेगा, ये प्रॉब्लम थी। तो उनको दे वांटेड अ वीकर स्टेट विच कुड बी मैनिपुलेटेड। सी आप क्या सोच रहे हो कि अगर J&K में गिलगित रहता तो वो जो नेहरू वाज मोर और लेस प्रो रशियन, आई मीन कम्युनिस्ट माइंडेड था, वो वहाँ न्यूक्लियर नहीं, वो तो चाहते ही थे कि हम गिलगित में जाएं, लेकिन प्रेशर आया कि जो अभी स्टैंड स्टिल है और UN में गए, वो कहानी भी तो शायद यही है ना। तो नेहरू तो चाहते थे कि आर्मी गिलगित जाए, कश्मीर में तो शायद इतने इंटरेस्टेड नो नेहरू वांटेड नथिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे, एक ही जगह नेहरू ने स्टैंड लिया था, ब्रिटिशर्स वो सेइंग कि पुंछ को जाने दो, मरने दो, लेट इट गो टू पाकिस्तान। बेसिकली उनको पुंछ जाने से मतलब क्या था, पूरा उनको मिल जाता अपना जो उनको चाहिए था क्वेश्चन रावलपिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए। नेहरू पुट हिज फुट डाउन, ही सेड नो। उसमें बड़ा प्रेशर डाला गया, और मेरी बुक है एक होल्ड एट ऑल कास्ट, जिसमें मैंने आई हैव गिवन दिस क्रेडिट टू नेहरू, ओनली वन प्लेस ही पुट हिज फुट डाउन, बाकी जगह तो बेवकूफ़ बनता रहा। उसने जब कश्मीर उरी में पहुंच गई 10 नवंबर को इंडियन आर्मी, एंड पाकिस्तानी भाग रहे थे, आप अकबर खान की बुक भी पढ़ के देना, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था सामने, तो ऑर्डर आया कि रुक जाओ, लेफ्ट मुड़ो, पुंछ चले जाओ। पुंछ डिस्ट्रेस में, उरी और पुंछ के बीच में हाजीपीर पास है, रोड भी थी,
24 घंटे अगर और मिलते एलपी सेन को, तो एलपी सेन वुड हैव गॉन टू रीच्ड मुजफ्फराबाद। तो नेहरू ने क्या किया, हुक्म, ये भी एक बड़े वजह की बात है, आज हमारी डिफेंस काउंसिल है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस, उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो होता है डेमोक्रेसी में। उस टाइम जो डिफेंस काउंसिल बनी उसको बोलते हैं डीसीसी, डिफेंस काउंसिल कमेटी, डिफेंस कमेटी ऑन डिफेंस कैबिनेट कमेटी, डीसीसी। जब उसकी पहली मीटिंग हुई, नेहरू जी, अभी पिक्चर पेंट कर रहा हूँ ऐसे हुआ नहीं हुआ, कि उनकी जो कुर्सी रखी गई थी, उन्होंने माउंटबेटन बोलो आप बैठो जी, आप फौजी हो, आप लड़ाइयाँ लड़ चुके हो, मुझे क्या एक्सपीरियंस है। तो उसने पहले दिन ही पूरी अथॉरिटी डीसीसी की हैंड ओवर कर दी लॉर्ड माउंटबेटन को, जब मतलब वॉर चल रही है जी। तो हाथ वहाँ काट दिए अपने, तभी तो पटेल लड़ता था नेहरू से। तो जब फिर माउंटबेटन है वो गेम खेली जो उनको खेलनी थी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने तो गेम को चेस की तरह खेला, जिधर प्रेशर बनना शुरू किया यहाँ से फौज पीछे कर ली, यहाँ बढ़ा तो फौज को उधर भेज दिया। तो जब उरी का टाइम आया, उरी के बाद मुजफ्फराबाद वाज नेक्स्ट, तो शेख अब्दुल्ला जी ने कहा कि उसके आगे ना मैं कश्मीर ख़त्म हो गया, मेरा तो होल्ड ही नहीं है। उनकी लैंग्वेज लगा, वो बरेलवी हैं बेसिकली, एंड ये देवबंदी थे, और ये कश्मीरी स्पीकिंग है, वो पहाड़ी हैं। पंजाबी आ जाती है ना उधर, तो पहाड़ी उसको हमारी जो पथारी लैंग्वेज, जिसका हमारी कम्युनिटी की लैंग्वेज है पथारी, विच इज़ वेरी क्लोज टू पंजाबी। तो ऐसे ही बोला था कि जब वो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले आ जाएं वहीं रुक जाओ, तो वो रोक दिया उरी में। अब रोकने का लॉजिक क्या दिया कि मुड़ जाओ, पुंछ चले जाओ। पुंछ वॉज इनसर्कल्ड, इट वॉज अंडर स्ट्रेस, बट पुंछ में 3 बटालियंस थी डोगरा आर्मी की, 3 बटालियंस, तो दे वर होल्डिंग ऑन। उन्होंने 1 महीने से होल्ड किया हुआ था, दे कुड हैव हेल्ड देम फॉर अनदर मंथ और 2, वेयर एज एलपी सेन ओनली रिक्वायर्ड 24 आवर्स टू रिकैप्चर कंप्लीट थिंग टिल। प्लान ये था कि जो दोमेल और मुजफ्फराबाद यहाँ लड़ाई हुई थी पहली, वो पुल उड़ा दो। तो ठीक है, कृष्णगंगा और जेलम के उस तरफ पाकिस्तान, थोड़ा सा मुजफ्फराबाद टाउन चला भी गया, चलो ठीक है, बाकी पूरा वो रोक लिया। जब गिलगित में रीइंफोर्समेंट के टाइम आई, उस गिलगित का दूर था, पहले स्कार्दू था, वहाँ पे ब्रिगेडियर शेरजंग थापा थे, दैट टाइम कर्नल शेरजंग थापा। 6 महीने वो घेरे में बैठे रहे। ही केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग, यार एयर ड्रॉप एक बार भेजा। ही वॉज सराउंडेड बाई चित्राल स्काउट्स, गिलगित स्काउट्स, एंड फाइनली उसमें भी देखो कितनी शेमफुल चीज़ है कि जब उनको सरेंडर करना पड़ा, बिकॉज राशन ख़त्म हो गए, दवाइयाँ ख़त्म हो गई, फॉडर खाया उन्होंने जो, और उन्होंने अंदर अपने किले के अंदर डोगरा आर्मी, लोकल मुस्लिम्स, उन सबको शेल्टर दे रखा था। बट ट्रेजरी के थ्रू हमारे ट्रुप्स ने भी कुछ किया, फिर घेर लिया गया। जब कोई यहाँ से 3-4 अटैम्प्ट की गई उनको लिंकअप करने की, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए, कॉलम पहुँच ही नहीं सके। ओनली थिंग वॉज एरियल, बिकॉज स्कार्दू हैड अ एयर फील्ड दैट टाइम। आज चाइनीज़ ने बनाया, यूज़ कर रहे हैं उसको। स्कार्दू वाले एयर फील्ड पे अपने को लैंड करके आराम से, बिकॉज श्रीनगर में लैंडिंग हुई है इंडियन आर्मी की, पुंछ में हुई, पुंछ वॉज सराउंडेड बट पुंछ वॉज एयर लिंक्ड, वहाँ नहीं भेजा। तो जब वो लास्ट टाइम आया ना, ही टोल्ड, तब उसके लोग जो जवान थे, जख्मी थे, मरने वाले, जिसको जाना चले जाओ, आई कांट गो बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मिलिट्री गवर्नर ऑफ दिस प्लेस। तो जब वो अंदर आए हैं पाकिस्तानी, दे किल्ड एवरीबडी अदर देन शेरजंग थापा, और उनका एक सहायक था सिख, उनको छोड़ के दे किल्ड एवरीबडी, बिकॉज उसकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा मैं आपको कि उसको क्यों छोड़ा गया, बाकी सबको मार दिया। एंड द मैसेज दिस गाइज चित्राल स्काउट्स का जो था, ही सेंट टू रावलपिंडी, सेड ऑल Sikhs killed, because Sikh troops थे वहाँ पे, all women raped. This is the most disgraceful army military message ever passed in the history of the world. All Sikhs killed, so that's all right. All women raped. They did that. They raped whosoever was inside, killed everybody. And इनको छोड़ दिया था, वो अलग कहानी है कभी। वो क्या कहानी, ऐसा क्या है उसमें? वो ऐसा था कि जब ग्रेसी जो उस टाइम आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, मसरवी के बाद, वो जब डलहौजी में पोस्टेड था, जहाँ पे शेरजंग थापा वाज यंग बॉय, धर्मशाला डलहौजी बेल्ट में, तो ये बहुत अच्छे फुटबॉलर थे शेरजंग थापा। तो ये आर्मी की टीम के साथ के मैच होते थे। तो दिस ग्रेसी वाज यंग गाय, मे बी मेजर और कैलेफ, ही सॉ, ही सेड क्या कर रहा है सर, मैं आर्मी ऑफिसर बनना है। बोला ठीक है। तो ही कोच्ड हिम टू बिकम आर्मी ऑफिसर। नाउ वेदर ही ट्राई टू एंटर ब्रिटिश आर्मी आई डोंट नो, बट ही एंटर्ड JNK आर्मी एज एन ऑफिसर। तो जब ये सराउंड किया गया ना, और 6 महीने तक उसने छूने नहीं दिया किसी को, डिस्पाइट देवर इन थाउजेंड्स, अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं, राशन पानी ख़त्म है। तो ग्रेसी पे अंदर है कौन? उनका शेरजंग थापा है, लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा। उन्होंने दिस नेम इज़ वेरी पेक्यूलियर। तो इसे यार वो तो नहीं था जो वो था शेरजंग थापा। देन ही केम टू कि वही है। तो ही गेव एन ऑर्डर कि उस ही नॉट बी टच्ड। तो उनके सामने सारे अफसर, अजीत सिंह वगैरह को बांध के उन्होंने मारा था, लेडीज़ को रेप किया था उनको। देन ही वॉज रिलीज्ड वाया लाहौर, एंड इंडिया गेव हिम महावीर चक्रा लेटर ऑन
रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर। तो ये मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता था कि ये रेप किया है इन सभी वुमेन का, एंड दे डिडंट केयर। ये हैं सैड स्टोरीज, और इतनी अच्छी मैनिपुलेशन की गई हिस्ट्री की। जो कहानियाँ लिखी गई 47-40 की, जो आप नैरेटिव कह रहे हो, वो सारे वेस्टर्न, आप किसी से डिस्कशन करते हो ना, किसी जो जैसे मैंने लिखा है, तो वो बंदा ना एक ब्रिटिश रिटर्न किताब ले आएगा। एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि बारामूला में नन्स का रेप हुआ। बारामूला में जब वो आए, नन्स को मारा गया, कुएं में डाला गया। नॉट अ सिंगल नन वाज रेप्ड। मेरी बुक में आप पढ़ना डिटेल, फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फादर ऑफ द चर्च। दे वर किल्ड, येस, नन्स वर शॉट डेड, नोबडी वाज रेप्ड। उन्हें जो बच गई थी। ये कब की कहानी है? 47 में जब बारामूला पहुंचे हैं ना, 27 अक्टूबर को, तो दे स्टार्टेड प्लंडरिंग द टाउन, और वहाँ पे चर्च था एक, जिसके अंदर हॉस्पिटल था। तो ये पठान जो थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था, तो दीवार से कूद के अंदर गए, एंड अंदर जाके दे स्टार्टेड किलिंग पीपल। उसमें एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर आया हुआ था, जिसकी वाइफ की डिलीवरी हो रखी थी कुछ दिन पहले। तो दे शॉट हिम, उसकी वाइफ उसको देखने के लिए दौड़ी, दे शॉट हिम हर आल्सो। दे शॉट द मदर ऑफ द चर्च, मदर सुपीरियर, उसको मारा। मदर सुपीरियर को मारा तो एक दूसरी नन बीच में आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, उनके ना क्रॉस छीन लिए। चोर थे ना वो, चक्के थे, तो उनको लगा ये मेटल है, चांदी सोना होगा। तो जो बच गई नन्स, उनको खड़ा किया उन्होंने दीवार के साथ मारने के लिए, शूटिंग स्क्वाड। एक पठान ऑफिसर अंदर आया, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, वाज ए पठान हु हैड बीन एजुकेटेड इन अ कॉन्वेंट इन पेशावर। ही सेड, ओ बेवकूफ़ो, इनको नहीं मारना, दे आर नॉट हिंदूज, लीव देम। अच्छा, वो बच गई। उनका जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, एक बुक है मिशन इन कश्मीर, एंड्रयू क्या नाम है उसका, ही रोट, सर आई स्पोक टू हिम, तो मैंने उसका अकाउंट अपनी बुक में डाला है। द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फादर ऑफ द चर्च हु सर्वाइव्ड, जो ब्रिटिश ऑफिसर हु गॉट किल्ड, उसके बच्चों का अकाउंट है। सो नो नन वाज रेप्ड। नाउ ब्रिटिशर्स ने इस नैरेटिव को भी बढ़ाया कि नन्स को मार मार के रेप किया गया, मार मार के कुएं में फेंक। देयर वर नन्स हु जंप्ड इनटू वेल टू सेव देमसेल्व्स एंड गॉट किल्ड, एंड फ्यू वर शॉट, बिकॉज दे वांटेड टू से कि देखो क्रिश्चियंस को भी मार दिया, हम तो विक्टिम हो गए, हमारे लोग थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश नेशनल्स थे ना सारे। तो ये अब वही है ना, विक्टिमाइजेशन वाला, कम्पिटिटिव विक्टिमाइजेशन। उसमें कितना मर रहा है, कौन मर रहा है, नो, जब ये गेम्स खेली जाती हैं, हुज बॉर्डर्ड, आप मर रहे हो, मैं मर रहा हूँ, हुज बॉर्डर्ड। ये तो इतिहास की हो गई। पोस्ट 1947 भी इन्होंने बहुत सारे नरेटिव्स गढ़े हैं, जैसे आपने बताया। लेकिन और रिसेंट ऐसा क्या एग्जाम्पल है जो लोगों को आप बताना चाहते हैं कि भाई ये एक नरेटिव है और जो पूरे देश में माना जाता है, बट उसकी सच्चाई कुछ और है? एक तो सबसे बड़ा नैरेटिव 370 है कि 370 टूट गया तो हमारा से जुल्म हो गया। 370 गेव अ कॉमन मैन इन J&K नथिंग। 370 का सिर्फ पर्पज़ था पॉलिटिशियंस को बचाना, क्योंकि जब भी वो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लूट मारेंगे, उनको इंडियन आधे लॉज तो लगते नहीं थे। RTI लगा था बड़ा टूट फूट के, पंचायती राज था ही नहीं। सो इफ़ इन अ स्टेट यू डोंट हैव एनी गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल, देयर इज नो पंचायत, नो DDC, नो VDC। और पैसा हमारे लिए, हाँ, और पैसा J&K को सबसे ज़्यादा मिलता रहा पर कैपिटा फॉर 70 years। per capita money given by central government to J&K was always the highest. Taxes taken from J&K was always the lowest. बिजली के बिल पे करने का था नहीं, लेकिन उसमें 370 का रोल नहीं था, वो एक कल्चर था। जो मेन बड़ी फिश थी जिनको पैसे खाने थे वो 370 के पीछे छुपे हुए थे। हमारा क्या नुकसान था कि मेरी बेटी कल को बाहर से शादी कर लेती है नॉन J&K वाले से, तो शी विल नॉट गेट माई प्रॉपर्टी इवन इफ शी इज़ माई ओनली डॉटर। बट वो क्या डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करने के लिए था? डेमोग्राफी प्रोटेक्ट करनी है, यू नो दिस आल्सो स्टार्टेड इन महाराजा हरि सिंह टाइम। हाँ, क्योंकि वो लेके आए थे ये शेख अब्दुल्ला। और उस समय जो कश्मीर वाले थे वो अलग सुर था उनका, वो ला रहे थे ना। हाँ। कश्मीरी स्टार्टेड गेटिंग पंजाबी मुसलमान इनटू J&K। तो कश्मीरी पंडित ने कहा यार थोड़ी देर बाद तो हम खत्म हो जाएंगे, तो महाराजा के पास गए। महाराजा ने एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जिसकी लिमिटेशन ये थी कि आप इस स्टेट के अंदर आके लैंड नहीं खरीद सकते। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं कि बेटी को आपको प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, सिटीजनशिप विल बी डिसाइडेड सेक्शन 30 आर्टिकल 35 के अंडर, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन मेरा सिटीज़न है। सी एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया और सफाई कर्मचारियों ने सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हड़ताल कर दी। तो जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में गंद के ढेर लगने शुरू हो गए जैसे होता है। तो ये पंजाब में इनका एक मिनिस्टर गया,
और वहाँ से ये जो सफाई वाले थे वाल्मीकि उनको लेके आया और बोला आप आओ और आप आके हमारी रेस्क्यू अस, नहीं तो लोग मर जाएंगे डिजीज़ वगैरह। वो आए, उन्होंने किया। जब सब हो गया, काफ़ी टाइम लग गया, 1-2 साल हो गए, तो बोला अब हम कहाँ जाएँ भाई, अपॉर्चुनिटी, हम तो यहाँ आ गए मियाँ बीवी बच्चे समेत। बोला आप यहाँ रहो आराम से। अच्छा, और प्रॉमिस दिया हुआ था कि अब ये चलो। वाल्मीकि जो अभी इनको रिजर्वेशन मिला है ये वो हैं? हाँ, इनको बोला, जब लाया गया था बोला था हम आपको JNK का सिटीज़न बनाएंगे। जब काम खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी दो सिटीजनशिप, कोई सिटीजनशिप वॉज कंट्रोल्ड बाई देम। तो 1940-35 की डेडलाइन रखी थी, उसके पहले जो है सिटीज़न, उसके बाद नहीं। उन्होंने कहा यार आप सिटीजनशिप तो नहीं दे सकते, पर चलो आप रह लो। तो उन्होंने बोला हमारे बच्चों का क्या होगा? बोला नौकरी देंगे सफाई वाले की, चाहे वो MBBS कर ले चाहे PhD कर ले, वो सफाई वाला ही लगेगा। तो ये था 370। और उसके लिए कह रहे हैं कि कश्मीर तिरंगे को झंडा देने वाला कोई नहीं होगा, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। इट्स ऑल बुलशिट, इज ऑल नैरेटिव। 370 वाज ऑफ नो बेनिफिट टू कॉमन मैन, इट वाज ओनली प्रोटेक्टिंग लीडर्स, द सो कॉल्ड जो डायनेस्टीज हैं, जो अपने हिसाब से कुछ भी रूल बना देते थे, कुछ भी, कोई पूछने वाला नहीं, ना नेशनल लॉज अप्लाई होते हैं, ना नेशनल स्कीम्स देनी पड़ती हैं, जो जितना पैसा खाना है खाओ। और दूसरा नैरेटिव ये है कि आप पूरे इंडिया में जाके ज़मीन खरीद सकते हो, आपके बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं, बाहर वाले नहीं आ सकते। वो जब बच्चे पढ़ सकते हैं फिर वहाँ जाके पाकिस्तान का जब नारा लगाते हैं तो ये पिटते हैं, जो कि पिटना चाहिए। तो फिर उसको फिर कम्युनल एंगल दिया जाता है। दे आर नॉट बैश्ड बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, दे आर बैश्ड बिकॉज दे आर रेजिंग एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान नारा। वो जो भी करेगा उसको पिटना है ना, कल को जो भी करेगा, मैं भी करूँगा, मेरी भी पिटाई होनी चाहिए। वो भी एक फिर उसको एक कार्ड खेले जाते हैं, बट विक्टिम कार्ड। बट आई थिंक इंटरनेट का एक फ़ायदा हुआ है, ये जो ऑल्टरनेट हिस्ट्री निकल के सामने आई है ना, यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट, बट योर हार्ट विल टेल यू यार ये कहानी तो ये है। तो आपका जो वेनम है ना आपके अंदर, जो रंजिश है इंडिया के खिलाफ जा कुछ, वो कम हो जाती है। जैसे पढ़ोगे लिखोगे तो आपको समझ आती है। सो बेसिकली ये जो नरेटिव बिल्ड, जो टेररिज्म का बिल्ड हुआ है, एक तो इन्होंने लाए देवबंद से बाहर वाले मुल्ले, सारी मस्जिदें उनके हैंड ओवर कर दी, और उन्होंने हर फ्राइडे को प्रीचिंग कर करके दिमाग ख़राब कर दिया पॉपुलेशन का। पाकिस्तान का एंगल तो था ही। मैं रजवार फॉरेस्ट बड़ा बदनाम फॉरेस्ट है, जहाँ पे काफ़ी हमारे लोग मारे गए हैं, ऑफिसर्स जो अशोक चक्रा 3-4 मरणोपरांत वहीं मिले हैं। तो आई वॉज कंपनी कमांडर ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स इन दैट एरिया। वहाँ के जब गाँवों से मैं बात करता था तो कहता साहब रिमोट पाकिस्तानी आर्मी आई और उन्होंने उनको बोला कि अभी ये एरिया पाकिस्तान के अंडर आ गया है, अब अपने बच्चे दे दो, हम आप उनको ट्रेनिंग करा के वापस लाएंगे। कैन यू बीट इट? बिकॉज दैट पॉपुलेशन वॉज नॉट कश्मीरी, दे आर कुपवाड़ा वाले पहाड़ी हैं वो। तो उनको तैयार करके कैनन फॉडर बना के लाए और एक वेल ट्रेंड इंडियन आर्मी का आगे खड़ा कर दिया जो ठुकते गए। तो जिहाद वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जिहाद करेंगे आज़ादी, चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आप देखते हैं ना लोगों को क्या चाहिए, जिहाद का दवाई चाहिए, आज आज़ादी वाली चाहिए, एंटी कुछ भी चाहिए, और डोज सप्लाई करते रहते हैं। अनहोली जिहाद पढ़ना आपको पता चलेगा। हाँ, मैं मतलब ये तो एक छोटा सा पोर्शन है कश्मीर के ऊपर जो हमने बात की है, लेकिन आपकी क्योंकि इतनी सारी बुक्स है मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अगली बार हम चाहते हैं कि आप जल्दी आएँ, लेकिन पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे, तो हम बात करेंगे अनहोली जिहाद पे, किस तरीके से जिहाद फैलाया गया पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में, तो उस पर बात करेंगे। और बहुत सारी बुक्स हैं आपकी, मतलब मैं तो देख रहा था 24 कल आ रही है। हाँ, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इतना मत पढ़ना कि आप नहीं हम तंग पड़ जाओ। बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे और होपफुली ये पहला है आउट ऑफ ऑल दोज एपिसोड्स। थैंक यू सो मच सर, इतना समय देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए, हमसे बात करते रहिए, और हमको कश्मीर के बारे में क्या रियल सिचुएशन है, क्या वहाँ के कड़वे सच जो आज आपने बताए, उसी सीरीज में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरिहंत, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग दिस गुड वर्क। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू।